लेकिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी नरेशन के क्वेश्चन ठीक करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। आर का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। थर्ड मैंने आपको बताया बीइंग का इस्तेमाल जरूर करना है। मैं यहाँ पर आपको ये टॉपिक एक जबरदस्त स्टोरी और कॉम्बिनेशन के साथ समझाने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर सो आ रहा है उसी सेंटेंस में दैट भी आना जरूरी है, नाइदर आ रहा है तो उसी सेंटेंस में नोर भी आना जरूरी है, वेदर आ रहा है उसी सेंटेंस में और भी आना जरूरी है। इतनी अच्छे से आपके दिमाग में डाल दूंगा, कभी आपको इतनी अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा। अगर यहाँ पर यू आ जाता है आई की जगह तो ये रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में, यहाँ पर आएगा यू की जगह फिर आई आ जाएगा। अब ये सेंटेंस देखिएगा कि आप कितना इजी से बना लोगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, दिस इज सोनू अहलावत। और सबसे पहले तो जिन लोग की कंप्लेंट आ रही थी कि भैया आपकी ये वाली बुक आउट ऑफ स्टॉक दिखा रहा है, प्लीज अवेलेबल कराइए, एग्जाम सर पर आ चुका है। तो फ्रेंड्स फाइनली बुक स्टॉक में आ चुके हैं, दोबारा से अवेलेबल हो चुके हैं। फ्लिपकार्ट, पॉपशॉप हर जगह अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, फटाफट आप उनके थ्रू परचेज कर लीजिए। फ्रेंड्स बुक की सेल थोड़ी सी बढ़ गई थी क्योंकि एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है और सभी लोग इस इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कवर करने के लिए बुक को फटाफट परचेज कर रहे हैं। स्टॉक लिमिटेड हो गया था लेकिन स्टॉक आ चुका है, दोबारा से बुक को परचेज करके फटाफट अपने एग्जाम से पहले इस स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को तो जरूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम के लिए यह पोर्शन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स स्टॉक आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है बुक का। देखिए फ्रेंड्स, ये तो आप जानते होंगे, आज से 2-3 दिन पहले मैंने आपको जनरल अवेयरनेस के लिए सुपर फास्ट मैराथन प्रोवाइड किया था, स्पेशल एसएससी सीएचएसएल वालों के लिए, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प हुई, बहुत ज्यादा स्टूडेंट ने पसंद किया और मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर एसएससी सीएचएसएल के लिए हमारा ही मैराथन यूट्यूब के ऊपर चल रहा है। काफी सारे लोग की डिमांड है कि भैया इंग्लिश को भी कवर कराइए, तो यार फाइनली इंग्लिश की भी एक सुपरफास्ट मैराथन आपके लिए लेकर आ चुका हूं। फ्रेंड्स अब तक आपने मेरे दो रूप देखे होंगे, एक तो जिसमें मैं आपको हमेशा स्ट्रेटजी बताता रहता हूं, गाइड करता रहता हूं कि एग्जाम को कैसे क्रैक करें, कैसे प्रिपरेशन करें, साथ ही मैं आपको थोड़ी मोटिवेशन स्पीक भी देता रहता हूं, और दूसरा जहां पर मैं जनरल अवेयरनेस के लेक्चर लेता रहता हूं, बीच बीच में करंट अफेयर प्रोवाइड करता हूं। फ्रेंड्स तीसरा रूप मेरा है इंग्लिश लेक्चर का। मैंने आज तक कभी ऑनलाइन इंग्लिश नहीं पढ़ाई है, लेकिन ऑफलाइन बहुत बार मैंने गेस्ट लेक्चर लिए हैं। तो आज जो एसएससी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है वो ही हम इस मैराथन में कवर करने वाले हैं। और अगर आप ये मैराथन पूरा देख लेते हो तो इससे आपको अपने एग्जाम में लगभग 35 मार्क्स की हेल्प मिलेगी, या फिर उससे भी ज्यादा। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम का एक फॉर्मेट होता है स्पेशल एसएससी सीएचएसएल का, जिसमें आपको पता होगा 2 क्वेश्चन 100% वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आते हैं। और ऑलरेडी मैं आपको एक वोकैबुलरी का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूं, चैनल के ऊपर मिल जाएगी, प्लेलिस्ट स्पेशल एसएससी क्लास के नाम से, जरूर देख लीजिएगा। तो वो तीनों पोर्शन आपके कवर करा देगी, एंटोनियम सिनोनियम। तो आपके हो गए यहां पर 6 क्वेश्चन पक्के। सेकंड है हमारा इडियम फेज, 2 क्वेश्चन 100% आते हैं, इंपोर्टेंट इडियम फेज इसी वीडियो में आपको बताऊंगा, इसी वीडियो में नोट डाउन कराऊंगा, बेफिक्र रहिए। नरेशन है हमारे, 2 क्वेश्चन गारंटीड ले आएंगे, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच से, जो कि सबसे पहला टॉपिक आपको यही कवर कराऊंगा, केवल इंपोर्टेंट कवर कराऊंगा, जो कि इंपोर्टेंट रूल है। यानी कि अगर 2 क्वेश्चन नरेशन से आ रहे हैं, आप क्वेश्चन को पढ़ो, फटाक से उसका आंसर निकाल के ले जाओ, ऐसा रूल बताऊंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्पेलिंग टेस्ट है, स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन गारंटीड आते हैं, वो इसी लेक्चर में कवर करा दूंगा। पैसिव वॉइस से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर करा दूंगा। कंजक्शन से 2 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कवर करा दूंगा। और बाकी इन्हीं टॉपिक से आपका स्पोर्टिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस, रीअरेंज सेंटेंस, कंप्लीटेशन, साथ ही हमारा और भी जो क्लोज टेस्ट वगैरह है वो भी आपका कवर हो जाएगा। बस जरूरी है कि एक बार थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा और इंपॉर्टेंट चीजें नोट करते हुए चलिएगा, जो कि मैं आपको बताऊं कि इसे नोट कर लीजिए, ठीक है, बहुत आसानी समझ जाएंगे। देखिए मेरा जो समझाने का तरीका है वो बाकी ऑनलाइन एजुकेटर से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा सिंपल है और थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू मैं ज्यादा समझाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, पहला टॉपिक हम पकड़ते हैं नरेशन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपको 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, 2 डायरेक्टली नरेशन से आएंगे और बाकी स्पोर्टिंग एरर में और क्लोज टेस्ट में और फिल इन द ब्लैंक्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसके बाद मॉडल्स वगैरह देखेंगे और साथ ही एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। केवल इंपॉर्टेंट बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखना है। वैसे नरेशन बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन 3-4 महीने आपके पास थे, हो सकता है आपने बेसिक पढ़ा हो, लेकिन अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी नरेशन के क्वेश्चन ठीक करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। और हाँ फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट चीज, इस सुपरफास्ट मैराथन में मैं आपको जितने भी टॉपिक्स कवर करा रहा हूं उनसे रिलेटेड सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सीएचएसएल के, वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। और जो टॉपिक मैं आपको इस मैराथन में कवर नहीं करा पाऊंगा उनके भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने के लिए
पीडीएफ में टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वे टू सक्सेस का जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है मैंने। उसमें मैं आपको जो लास्ट सुपरफास्ट मैराथन कवर कराई थी मैंने आपको जनरल अवेयरनेस की, वे भी पीडीएफ में आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये चीज मैं आपको तब बोल रहा हूं जब वीडियो का आधे से ज्यादा पार्ट कवर हो चुका है, लेकिन ये वाला पार्ट मैं वीडियो की स्टार्टिंग में लगा दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे सभी पीडीएफ। तो फ्रेंड्स नरेशन, ठीक है, नरेशन हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, वो हम अंडर नरेशन पढ़ने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, बेसिक सा है, बता दूं सोचा। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई भी सेंटेंस किसी के थ्रू बोला जा रहा है बिना किसी चेंज के, अगर कोई सेंटेंस कहीं पर लिखा हुआ है और आपको कोई फ्रेंड है उसने वो पढ़ा और वो आपको बता रहा है उस सेंटेंस के बारे में, उसने ज्यों का तो सेंटेंस आपको बताया, उसमें कोई भी चेंज अगर वो नहीं कर रहा है किसी भी प्रकार का, तो हमारा डायरेक्ट स्पीच होगा। यानी कि सेम सेंटेंस आप तक वो पहुंचा है, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है, या फिर वो सेंटेंस किसी पे से सुना और उसको लिखा गया बिल्कुल सेम तरीके से, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में हमें डायरेक्ट स्पीच सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। इनडायरेक्ट क्या होता है, मान लीजिएगा कि कोई सेंटेंस है, ठीक है, और वो किसी स्पीकर के थ्रू बोला गया, उसमें चेंजेस कर दिए गए। कोई सेंटेंस लिखा हुआ है, आपके फ्रेंड ने वो सेंटेंस पढ़ा और वो सेंटेंस आपको वो बता रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ उसने चेंज करके बताया, ठीक है, कुछ भी अगर चेंज किया है तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। जबकि उस सेंटेंस का मतलब सेम ही है, ठीक है, जो लिखा था उसने आपको वही बताया, मतलब उसका सेम ही बनता है, लेकिन उसमें चेंजेस हो गए। एक तो टाइम का, टेंस का चेंज हो गया, साथ ही यहां पर प्रोनाउन का चेंज हो जाएगा। अगर वहां पर आई उसमें लिखा है तो वो यहां पर ही बोलेगा। यानी कि अगर कोई कह रहा है कल मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा, आपके फ्रेंड को किसी ने कहा कि कल मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा, लेकिन आपका फ्रेंड आपको आके क्या बताता है कि वो कह रहा है कि कल वो सिनेमा हॉल जाएगा, ठीक है। उसने तो बोला कि कल मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा, लेकिन आपका फ्रेंड उसकी बात सुन के आपको क्या बोल रहा है कि कल वह सिनेमा हॉल जाएगा। मैं की जगह वह आ गया, मतलब वही है कि वो सिनेमा हॉल जाएगा, लेकिन चेंज आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया ना, तो इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आप इसको समझ में गए होंगे। इतना अगर आप समझ गए, सेंटेंस को फिल करना सीख गए, तो आप बहुत ही आसानी से ये जो 4 क्वेश्चन आएंगे ऐसे कर लोगे, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस आप देख रहे हो फॉर एग्जांपल में, ये बेस है, इसी को हम रेफरेंस लेते हुए इस टॉपिक को कवर कर लेंगे, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब जो जो रूल लगेंगे, जो इंपॉर्टेंट रूल है, बताने को तो बहुत सारे रूल है, इंटरोगेटिव के, सर्टिफिक है, लेकिन वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, सभी फालतू की चीजें और ना ही इतना टाइम है। जो इंपॉर्टेंट है वो कवर करेंगे। पहले सेंटेंस को ध्यान से पढ़िएगा, ही सेज आई वर्क हार्ड, ठीक है, ही सेज आई वर्क हार्ड, ये सेंटेंस है। इसमें 2-3 चीजों को नोट करिए, एक तो ये कोमा आ गया, एक ये इन्वर्टेड कोमा यहां पर आ गया है, ठीक है। ये एक सेंटेंस है, ये एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, ठीक है। किसी ने कुछ चीज कही, वो सेम टू सेम डायरेक्ट स्पीच में, अभी तक इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। अगर इस सेंटेंस को चेंज करके लिख रहे हैं तो ये आईएस, इसका मतलब इनडायरेक्ट स्पीच, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच का हो जाएगा। अब इसमें रूल लगा के हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिलेगा और 4 ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको पता लगाना होता है कि इसका सही आंसर कौन सा है, सही कौन सा है जो कि सही तरीके से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है, तो यही तो आपको पता लगाना है। तो इसके 3-4 मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है जो कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनसे बाहर में इस हिसाब से तो नहीं आएगा। रूल देखिए फ्रेंड्स, पहले आपको एक बेसिक सी चीज बताता हूं, जहां पर भी हम बात करें रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में, रिपोर्टिंग वर्ब है ये। ही सेज कहीं पर आ रहा है, ही सेड कहीं पर आ रहा है, ही सेड टू कहीं पर आ रहा है, ही टेल, ही टोल्ड, तो ये होगा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। वर्ब का तो आपको पता ही है, जहां पर कुछ काम हो रहा हो, क्रिया, कहना, काम हो रहा है कहने का, तो वर्ब हो गई। साथ ही अगर रिपोर्टिंग सेंटेंस या फिर रिपोर्टिंग स्पीच की हम बात करेंगे, तो ये वाला जो पोर्शन है ये होगा हमारा रिपोर्टिंग सेंटेंस या फिर रिपोर्टिंग स्पीच, इसको हम बोलेंगे। बस ये टर्म है, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का है, ये चेंज होकर बन रहा है ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, ये सेंटेंस बन गया। मुझे पता आपको कुछ समझ नहीं आया होगा ये कैसे बना, ठीक है। ये हमारे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, आई की जगह यहां पर ही लग गया, यहां पर बीच में इन्वर्टेड कोमा हट के दैट लग गया। क्या फंड है, क्यों हुआ है ये चीज, तो रूल समझिए इसके।
रूल नंबर फर्स्ट है फ्रेंड, जब भी आप कोई ऐसा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस देखो तो डेफिनेटली उसमें आप ये कोमा और इन्वर्टेड कोमा देखोगे। जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज करना है तो आपको कोमा और इन्वर्टेड कोमा रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा दैट से। दैट क्या है? एक कंजक्शन है, ठीक है। ये बेसिक रूल मैं आपको बता रहा हूं। आगे चल के इफ से भी चेंज होगा, लेकिन वो इंटरोगेटिव सेंटेंस में होगा। वेदर से भी चेंज होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस से होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोमा इन्वर्टेड कोमा आपको दैट से रिप्लेस करना ही करना है। तो समझ गए, इन्वर्टेड कोमा हटके दैट क्यों आया? क्योंकि एक कंजक्शन है जो कि कोमा और इन्वर्टेड कोमा से रिप्लेस हो गया। तो ये तो आपको करना ही है, ठीक है। कोई सेंटेंस देखा तो इन्वर्टेड कोमा रिप्लेस किया और दैट डाल दिया, ठीक है। इसके भी रूल है। फर्स्ट रूल आप समझ गए, बेसिक सा। सेकंड रूल है, सेंटेंस में जहां पर भी आप से देखो या फिर सैड देखो, ये है यहां पर सेज। से अगर कहीं से लिखा है खाली और सैड लिखा है तो वो आपका चेंज नहीं होगा इंटरोगेटिव में चेंज करते टाइम, ठीक है। अगर सॉरी ये इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम से सैड हमेशा सेम टू सेम रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, यानी कि यहां पर कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। अगर यहां पर से है तो ही से ही आएगा, अगर सैड है तो ही सैड दैट, ऐसा आएगा। यहां पर सेज है तो सेज भी अनचेंज ही रहा है हमारा। थर्ड रूल देखिए, अगर सेंटेंस में से टू आ रहा है, देखिए यहां पर खाली सेज है, अगर इसकी जगह से टू हम लिख दे तो वो चेंज हो जाएगा टेल में, यानी कि जब उसको इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज करोगे तो यहां पर अगर से टू है तो वो यहां पर लिखोगे आप ही टेल, ठीक है, ही टेल। अगर एक और रूल है, सैड टू आ जाता है, इसकी जगह सैड टू लिखा आ जाए तो सैड टू की जगह आपको टोल्ड करना है। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखिए से या फिर सैड आ रहा है तो कोई भी चेंज नहीं करना, आपको सेम टू सेम वहां पर ही से या फिर ही सैड लिख देना है। अगर से टू आ रहा है सेंटेंस में, यहां पर से टू, तो से टू को आपको टेल में चेंज करना है, रिप्लेस कर देना है टेल में। यहां पर बदलते टाइम उसको टेल लिख दोगे। अगर सैड टू आ रहा है, सैड टू को आप टोल्ड में चेंज कर दोगे। इतनी बात आप समझ गए, बहुत बेसिक सी बात है, ठीक है फ्रेंड्स। अब थोड़े से एग्जांपल ले लेते हैं। एक रूल और बता दूं, ये आई होप आपको नीचे एक रूल दिखाई दे रहा होगा। इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज यूनिवर्सल ट्रूथ। ये मैंने आपको बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ठीक है, और रिपोर्टिंग स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ का है मतलब जो कि सत्य घटनाएं हैं जो कि हमेशा रहेंगी, जैसे कि द सन इज अ स्टार, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर हम कहें ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर कोई फ्रेज यानी कि कहावत या फिर मुहावरा आ जाए, वो भी यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाएगा, ठीक है। तो जो ये चीजें या फिर हिस्टोरिकल चीजें, जैसे कि आगरा वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता है। तो जो चीजें रहेंगी, जो बदला नहीं जा सकता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो अगर रिपोर्टिंग मतलब यहां पर सैड आ रहा है तो सैड क्या हो गया? हमारा पास्ट वर्ब हो गया, यानी कि ये एक पार्ट की रिपोर्टिंग वर्ब हो गई पास्ट की, ठीक है। और यूनिवर्सल ट्रूथ है तो सेंटेंस में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, यानी कि उसका टाइम नहीं बदला जाएगा, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यहां पर हमको ही, हैड या फिर वॉज वर नहीं लगाएंगे। अगर यहां पर कोई यहां यूनिवर्सल ट्रूथ है और यहां पर भले ही पास्ट है, लेकिन हम उसको लेके नहीं जाएंगे, बदलेंगे नहीं उसको, सेम टू सेम ऐसे में ही लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं, नीचे देखिए, ही सेड द सन इज अ स्टार। ये यहां पर देखिए क्या आया। सबसे पहले तो देखिए ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि पास्ट की रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर से होता तो प्रेजेंट की होती। द सन इज अ स्टार, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया। तो हम इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? ही सेड दैट लगा देंगे, यहां पर दैट लगाया, कोमा रिप्लेस करके दैट लगा देंगे। ही सेड दैट द सन इज ए स्टार, और कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, यहां पर कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। द सन वाज अ स्टार वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारा पास्ट की वर्ब है और साथ ही ये मतलब जो मैंने आपको बताया यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये 4-5 रूल है, आई होप आप समझ गए होंगे। इनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब फ्रेंड्स एक रूल मैं आपको बताता हूं। एक चीज आपने देखी होगी, यहां पर हमने एक सेंटेंस लिखा था, ही सेज आई वर्क हार्ड। अब यहां पर ही आपने आई था
तो ये आपने नोट किया होगा कि ये ही कहां से आ गया यार। ही सेज का फंडा समझ गए, दैट का फंडा समझ गए, लेकिन ये आई की जगह ही कैसा आया। अब मैं यहां पर आपको ये टॉपिक एक जबरदस्त स्टोरी और कॉम्बिनेशन के साथ समझाने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि फ्रेंड्स आप किसी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए किसी बड़े शहर के अंदर चले गए कोचिंग लेने के लिए, वहां पर आपने एक पीजी लिया, वहीं पर दूर कहीं एक और स्टूडेंट रहता है जो कि आपसे सीनियर है, जिसने काफी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हुए हैं, वो अलग पीजी में रहता है दूर, उसका नाम रख लेते हैं हम राहुल, ठीक है। वो सीनियर है, काफी सारे स्टूडेंट्स उससे गाइडेंस लेते रहते हैं, लेकिन उसे आप पर्सनली नहीं जानते, उससे आपकी बातचीत नहीं होती, बस आप उसके बारे में जानते हो कि हाँ एक राहुल है। बीच में एक लड़का है जिसका नाम राम है, ठीक है। अब वो लड़का आपका भी फ्रेंड है, अच्छा, और अब वो लड़का राहुल का भी फ्रेंड है, यानी कि वो बीच का है। वो राहुल के पास भी जाता है गाइडेंस लेने और वो आपके पास भी गाइडेंस लेने आता है। राहुल उसको जो चीजें बताता है, राहुल के साथ राम की जो बातें होती हैं वो आपको बताता है कि राहुल मुझे ऐसा कह रहा है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए, राहुल मुझे ये कह रहा है कि कल मैं सिनेमा हॉल जाऊंगा, वो सभी चीजें आपको आगे बताता है और आपकी बातें वो राहुल को बताता है। समझ गए ये कॉम्बिनेशन, ये चार्ट आप समझ गए, इसी के ऊपर हमारा सारा प्लान चलने वाला है। अब देखिए फ्रेंड्स, राहुल एक दिन राम को कहता है कि आई वर्क हार्ड, मैं कड़ी मेहनत करता हूं, ठीक है। वो मतलब एक तरीके से अपनी तारीफ कर रहा था, राम को वो थोड़ा अजीब लगा। राम आया आपके पास, उसने कहा कि राहुल मुझे ये कह रहा है कि वो कड़ी मेहनत करता है, उसने ये बोला कि आई वर्क हार्ड, लेकिन राम आपको ये बात थोड़ी सी घुमा के बोलेगा, डायरेक्ट नहीं बोलेगा। अगर डायरेक्ट बोले उसकी सेंस भी आप तक सही नहीं पहुंचेगी, आप उसको समझ नहीं पाएंगे। जो उसने कहा वो बात राम के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि अगर वो बोलेगा कि मैं हार्ड वर्क करता हूं तो वो राम के ऊपर अप्लाई होगी, लेकिन वो बात तो राहुल ने कही है, लेकिन वो उसको कैसे चेंज करके कहेगा। ही सेज मतलब राहुल ने कहा, he says that he works hard, समझ गए। उसने ये कहा कि राहुल मुझे ये कह रहा है कि वह कठिन परिश्रम करता है, लेकिन राहुल ने कहा था कि मैं कठिन परिश्रम करता हूं। अब राम ने उस बात को आप तक पहुंचाने में मैं की जगह वह लगा दिया, मतलब वही निकलता है कि राहुल कठिन परिश्रम करता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है। तो इस यही कारण है कि आई की जगह यहां पर ही आ गया। उसने तो कहा था कि मैं कठिन कार्य करता हूं, और राम ने जब आपको बताया उसने कहा है कि वह कठिन कार्य करता है। ये जो चेंज है ये समझ गए, इसी वजह से यहां पर आई की जगह ही आता है। अब फ्रेंड्स, अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी बचपन से ही, तो आपने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में सुनी होगी, सुना है। 7 चीजें हमारी होती हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन। क्या होता है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये हमारे होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो कि प्रोनाउंस है। अब कौन कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है, ये भी क्लियर कर दूं। एक जबरदस्त लॉजिक समझाऊंगा, मेरे हिसाब से ये लॉजिक आपको कोई नहीं बताएगा। फर्स्ट पर्सन जो है हमारा आई और वी, यानी कि मैं और हम, ये माना जाता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, यानी कि तुम या फिर आप, इसको होता है सेकंड पर्सन, नोट करिएगा। थर्ड पर्सन जो है हमारा वो ही, सी, इट, दे, यानी कि वह, सी वह, इट यह, या फिर दे वे, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। ये हमारा कॉम्बिनेशन है, नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इसके अंदर। अब देखिए फ्रेंड्स, इसी रूल की वजह से यहां पर आई की जगह ही हुआ है, जो मैंने आपको अभी एक कॉम्बिनेशन समझाया, राम, राहुल और आप वाला, इसको समझिए। देखिए, ही सेज, या फिर यहां पर आप राहुल कर लीजिए, राहुल सेज दैट आई वर्क्स हार्ड। देखिए, ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, आई की जगह ही किस पोजीशन में हुआ, एक रूल समझिए, नोट कर लीजिए या फिर इसे रट्टा मार लीजिए। अगर यहां पर ये वाली देखिए, अगर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है फर्स्ट पर्सन का, यानी कि अगर यहां पर आई है या फिर वी है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। ये वाला देखिए, आई वी चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे में। यहां पर क्या आ रहा है? फर्स्ट पर्सन, यानी कि आई आ रहा है, और इसी वजह से, इसी रूल की वजह से ये ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में चेंज हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है। ही सेज आई वर्क हार्ड, ही सेज दैट ही वर्क हार्ड, हो गया ना चेंज। और दैट वाला तो फंडा आप समझ ही गए होंगे, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजक्शन रिप्लेस कर देंगे हम, समझ गए ना। अगर फर्स्ट पर्सन आ रहा है तो थर्ड पर्सन का इस्तेमाल यहां पर हम करेंगे, और आपको पता चल ही गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन होता क्या है। दूसरी चीज, अगर फ्रेंड्स यहां पर आई की जगह
ये सेंटेंस मैंने आपको बेसिक बताया, इसकी जगह यहां पर सेकंड पर्सन यानी कि यू का भी इस्तेमाल हो सकता है, आपका भी इस्तेमाल हो सकता है, तुम का भी इस्तेमाल हो सकता है। यहां पर यू भी हो सकता है, ही सेज यू वर्क हार्ड, यानी कि राहुल सेज यू वर्क हार्ड, राहुल ने राम को कहा कि तुम हार्ड वर्क करते हो या फिर तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए। ठीक है, अगर यहां पर सेकंड पर्सन आता है, यू आता है, तो सेकंड पर्सन रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट पर्सन से, यानी कि वी और आई के साथ। अब देखिए, राहुल ने राम को कहा, राम फिर से राहुल के पास गया था, इस बार राहुल ने अपनी तारीफ ना करके राम की तारीफ कर दी। ठीक है, कि तुम काफी कठिन कार्य करते हो, यू वर्क्स हार्ड। ठीक है, तो खुश हो गया राम और आके आपको बता रहा है कि राहुल मुझे ऐसा बोल रहा है कि तुम हार्ड वर्क करते हो। अब क्या कहेगा वो कि राहुल सेज दैट यू, कहा था उसने कि तुम। अब अगर राम आपको तुम बोलेगा कि यू एग्जैक्ट सेंटेंस बोलेगा तो वो वाली बात आपके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि वो आपको बता रहे हैं। अगर यू बोलेगा, क्योंकि वो आपके सामने बैठा है, वो बोलेगा तुम समझोगे कि आपको बात कर रहा है, तो वो यू की जगह आई बोल देगा, क्योंकि वो जो बात है वो खुद राम के बारे में है। तो बोलेगा राहुल सेज दैट आई वर्क्स हार्ड, कि मैं कठिन कार्य करता हूं, और वो इस बात से काफी ज्यादा खुश है। समझ गए? तो यही बात आ गई। अगर यहां पर यू आ जाता है आई की जगह, तो ये रिप्लेस हो जाएगा फर्स्ट पर्सन में, यहां पर आएगा यू की जगह फिर आई आ जाएगा। बस ये लॉजिक आप या तो रट लीजिए या फिर जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया इससे समझ लीजिए, ये ज्यादा बेटर है। समझ गए? अगर फर्स्ट पर्सन है तो वो थर्ड पर्सन में, अगर सेकंड पर्सन है तो वो फर्स्ट पर्सन में। अगर ऐसा हो जाए कि थर्ड पर्सन का यहां पर इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दे का इस्तेमाल हो गया, इट का इस्तेमाल हो गया, या फिर ही का हो गया, या फिर दे का ही। अब यहां पर ही भी तो हो सकता है, ही हो सकता है ना। ही क्या है हमारा? थर्ड पर्सन। एक मिनट, कैप नीचे गिर गई थी और इसके बिना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, पता नहीं क्यों। ठीक है फ्रेंड्स, अगर यहां पर ही इस्तेमाल हो जाए, थर्ड पर्सन दे इस्तेमाल हो जाए, शी इस्तेमाल हो जाए, या फिर इट इस्तेमाल हो जाए, तो उसका क्या करेंगे? अगर थर्ड पर्सन यहां पर इस्तेमाल हो रहा है तो वो नो चेंज रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, वो सेम टू सेम लिख दिया जाएगा, ऐसा का ऐसा ही जो कि वहां है। अब ये फंडा आप ध्यान से समझिएगा, अगर यहां पर इस्तेमाल हो रहा है ही का, यानी कि थर्ड पर्सन का, अब ये चेंज नहीं होगा। अब इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? ही सेज, राहुल को ही ले लेते हैं, राहुल सेज ही वर्क हार्ड, यानी कि वो किसी तीसरे आदमी के बारे में बात कर रहा है। अब वो ये तो नहीं कहेगा, या फिर मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ये कह रहा हूं कि वह कठिन परिश्रम करता है, वह मैंने इस्तेमाल किया, वो मेरे लिए नहीं है। अगर मैं अपनी तारीफ करूंगा तो आई का इस्तेमाल करूंगा, और आई हमारा थर्ड पर्सन में रिप्लेस हो ही जाता है, ये तो आप समझ ही गए। लेकिन ये किसी और आदमी की बात कर रहे हैं। ही सेज ही वर्क्स हार्ड, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ही सेज आ गया, इन्वर्टेड कोमा है, दैट में कर दिया चेंज। अब ही अगर आ रहा है, थर्ड पर्सन आ रहा है, इस रूल के अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, ऐसा का ऐसा ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड। ठीक है, ये ही अगर इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं तो ये ही का ही रह जाएगा। ही सेज दैट ही वर्क्स हार्ड, उसने कहा कि वह कठिन कार्य करता है। समझ गए आप? ये किसी सेंटेंस की सेंस समझिए, ये अपने बारे में बात नहीं कर रहा है अब। ठीक है, ये किसी और के बारे में बात कर रहा है। अगर यहां पर अपने बारे में बात करता तो आई की जगह ही आ जाता, और हम किसी और आदमी को बता रहे हो तो ही सेज दैट, वह कह रहा है कि वह कठिन कार्य करता है, वह कह रहा है कि वह खुद कठिन कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, ये थोड़े से लॉजिक है यार, थोड़ा सा फीलिंग पे भी डिपेंड करता है कि क्वेश्चन साउंड क्या कर रहा है। ठीक है, सेंटेंस क्या साउंड कर रहा है और क्या फील दे रहा है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अब समझिए इंपॉर्टेंट रूल्स और भी ज्यादा, जो कि आपको एग्जाम में देखते ही पहचान लोगे और आप उसका सही आंसर लगा दोगे। पहले तो ये बताइएगा कि ये आप समझ गए या फिर नहीं। चेंज इन टाइम प्लेसेस। अब फ्रेंड्स, सेंटेंस में टाइम आएगा, प्लेसेस आएगा, उसको कैसे चेंज करें? देखिए फ्रेंड्स, सेंटेंस में अगर कहीं पर भी टुडे आ रहा है, जैसे कि किसी ने कहा कि मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प टुडे, आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे, इस टाइप का कुछ, तो टुडे आ गया, तो वो टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते टाइम। ठीक है, टुडे की जगह दैट डे, टुमारो अगर आ रहा है तो द नेक्स्ट डे की जगह चेंज हो जाएगा। ये चीज है नोट करने वाली, नोट डाउन करिएगा इसको। यस्टरडे अगर आ रहा है, द प्रीवियस डे, एरर ऐसे में से ही पूछी जाती है, एरर यहीं पर बनेंगी, एरर भी। टुनाइट अगर आ रहा है तो दैट नाइट उसकी जगह चेंज हो जाएगा। लास्ट अगर आ रहा है तो द प्रीवियस डे के, द प्रीवियस,
ठीक है। लास्ट डे अगर हो रहा है द प्रीवियस डे ऐसे करेंगे उसको। हियर अगर आ रहा है हियर देयर में चेंज हो जाएगा। दिस अगर आए तो दैट में चेंज होएगा। दीज दोज में हो जाएगा। अगो बिफोर में हो जाएगा और नाउ देन में हो जाएगा। तो ये हमारी वर्ड रिप्लेसमेंट कही जाएगी। ठीक है। इन वर्ड में अगर डायरेक्ट स्पीच में कोई ये वर्ड आ रहा है टुडे आ रहा है तो दैट डे में वो चेंज हो जाएगा। तो इसका फंडा है। एक और रूल है, ये तो होगा हमारे चेंज टाइम एंड प्लेसेस। अब है मॉडल्स। चेंज ऑफ मॉडल्स यानी कि सेंटेंस के अंदर मॉडल्स होते हैं, उनको कैसे चेंज करें, कौन सी मॉडल की जगह इनडायरेक्ट स्पीच वाले सेंटेंस में कौन सा मॉडल का हम इस्तेमाल करेंगे। अब मॉडल कैसे होते हैं आपको पता होगा। शैल, विल, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, ये हमारी मॉडल्स होती हैं। मॉडल हमेशा वर्ब के पहले इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक है। और मॉडल्स कब इस्तेमाल की जाती हैं, अगर हम किसी को ऑर्डर दे रहे हो, हमें किसी से परमिशन लेनी है या फिर किसी को परमिशन दे रहे हैं। ठीक है। किसी को एडवाइस देते टाइम मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड ट्राई दिस, यू शुड ट्राई दिस शर्ट। एडवाइस दी हमने एक तरीके से कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें इस शर्ट को ट्राई करना चाहिए। आगे मैं आपको समझाऊंगा मॉडल्स भी। तो ये हमारा शुड का यहां पर मॉडल का इस्तेमाल हो गया। ठीक है। और आपको कोई एग्जांपल दूं, यू मस्ट बी देयर, तुम्हें वहां पर होना चाहिए, मतलब एक कमांड दी। यहां पर भी जहां पर कमांड देते हैं वहां पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है मॉडल का। यू मस्ट बी देयर, तुम्हें वहां पर होना ही चाहिए। ठीक है। तो कमांड दी है तो मस्ट आया है तो मस्ट भी हमारा एक मॉडल है। तो इस जगह पर मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब मॉडल्स कैसे चेंज होगी, अगर सेंटेंस में यहां पर कहीं पर मॉडल का इस्तेमाल कर दिया जाए, यू कैन नॉट, जैसे कि आई कैन नॉट हेल्प यू, ये कैन मॉडल आ गया, तो कैसे चेंज करेंगे। देखिए अगर शैल विल आ रहा है तो शैल शुड वुड में चेंज हो जाएगा। शैल विल शुड वुड में चेंज हो जाएगा। अगर मे आ रहा है, मे आई हेल्प यू, इस टाइप का, तो मे की जगह माइट आ जाएगा। कैन आ रहा है तो कुड आ जाएगा। आई कैन डू दिस, यू कैन डू दिस, यू कैन नॉट डू दिस, तो कैन की जगह कुड आ जाएगा। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, इनकी जगह ये रिप्लेस होंगे इन सेंटेंस में, या फिर अगर स्पोर्टिंग एरर भी कहीं पर आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू टूडे। देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पा रहा हूं। इसका सबसे बड़ा कारण तो है कि ये मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, ना कि कोई डिजिटल बोर्ड है। उसकी भी अरेंजमेंट जल्दी ही कर लेंगे, 2-4 दिन में करेंगे, क्योंकि यार अब सोच लिया कि लेक्चर पे लेक्चर लेना शुरू करेंगे वे टू सक्सेस के ऊपर ही। ठीक है। तो इस वजह से एग्जाम्पल मैं आपको ज्यादा नहीं दे रहा हूं, क्योंकि लिखने में भी टाइम वेस्ट होगा और आपके पास डेफिनेटली इतना टाइम नहीं है। तो आप थोड़ा मेहनत करिए, थोड़ा फोकस करिए, आप समझ जाओगे एक दो एग्जाम्पल से भी। ये मैं मानता हूं कि हाँ ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि ज्यादा एग्जाम्पल देके आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा। देखिए एग्जाम्पल है, सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे। सी सेड, अब सैड वाला फंडा तो यहां से मैंने आपको बता दिया था, आपने नोट कर लिया होगा कि अगर सैड आ रहा है, से आ रहा है, तो कोई भी चेंज नहीं होगा यहां पर। सी सैड, तो यहां पर सैड ही आ गया, वो सॉरी ये सेंटेंस नहीं है, ये दूसरा सेंटेंस है। सी सैड है तो ये सैड का सैड रहेगा, यहां पर चेंज नहीं होगा। आई कैन नॉट हेल्प यू, ये क्या आ गया, ये आ गया है एक मॉडल। ठीक है। और इसका भी इस्तेमाल आपको इसी में बता दूंगा। और यहां पर आ गया एक वो टाइम ये जो मैंने आपको बताया, टुडे आ गया। अब टुडे को भी हम यहां पर चेंज कर देंगे। ठीक है। अब ये सेंटेंस देखिएगा कि आप कितना इजी से बना लोगे, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको हम सोल्व करते हैं। सी सैड, मैंने आपको बताया था अगर कहीं पर भी सैड आ रहा है तो सैड ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता। अगर से आ रहा है से ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होता। तो सेंटेंस हम बनाएंगे, सी सैड नो चेंज, इन्वर्टेड कोमे की जगह दैट मैंने आपको बताया था, सी सैड दैट। कैन आ गया, अभी अभी मैंने आपको बताया था मॉडल्स, कैन की जगह कुड कर देंगे। सी सैड दैट आई अगर आ रहा है, देखिए ये चीज देखिए, आई यहां पर आया तो आई यहां पर कहीं में चेंज होगा। ये वाला रूल अभी मैंने आपको बताया था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन वाला। तो फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। ठीक है। सी सेड दैट, आई आया है तो आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज होके सी आएगा, क्योंकि सी की बात हो रही है, यहां पर ही तो नहीं आएगा। तो सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प यू। अब टुडे आया है, टुडे यहां पर टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा, दैट डे। देखिए कितना इजी सेंटेंस बना। हैंड राइटिंग के लिए माफी चाहता हूं क्योंकि स्पेस भी काफी कम है। सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू टुडे।
सी सैड, सैड में कोई चेंज नहीं होगा इस रूल के अकॉर्डिंग। दैट इन्वर्टेड कॉमे की जगह दैट रिप्लेस कर दिया कंजक्शन से, सी सैड दैट। आई आ गया, यहां पर फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में चेंज करेंगे तो सी आ जाएगा। कैन क्या है, मॉडल है, कैन की जगह मैंने आपको बताया कुड रिप्लेस हो जाएगा, कुड नॉट हेल्प यू। टुडे आ गया है, टाइम है, टुडे की जगह दैट डे हो जाएगा। अगर यहां पर टुमारो होता तो द नेक्स्ट डे आ जाता, यस्टरडे होता तो प्रीवियस डे आ जाता, या फिर टू नाइट हो जाता तो दैट डे नाइट आ जाता, सॉरी दैट नाइट आ जाता, लास्ट आता तो द प्रीवियस आ जाता, धियर देयर आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ गए ना। तो ये टुडे की जगह दैट डे लगा दिया। कंप्लीट सेंटेंस हमारा इंडायरेक्टिव स्पीच में तैयार हो गया। सी सेड दैट सी कुड नॉट हेल्प यू दैट डे। तो ये हमारा सेंटेंस बन गया, इसको नोट कर लीजिए और एक बार इसके ऊपर अलग अलग रूल अप्लाई करके देखिए। यहां पर टाइम को चेंज करके देखिए, यहां पर मॉडल्स को चेंज करके देखिए, यहां पर कैन की जगह कुछ और करके देखिए, और तब देखिए आप इसको अच्छे से समझ जाओगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक और सेंटेंस समझ लेते हैं। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। आई शैल कम टू मीट यू टुमारो, यहां पर सैड टू आ रहा है, ये पकड़िए। सबसे पहले ये वाला पार्ट सोल्व करते हैं। सैड टू, अगर सैड टू कहीं पर आ जाता है तो वो टोल्ड में चेंज हो जाएगा, अभी अभी बताया था। तो क्या होगा, ही टोल्ड, ही टोल्ड मी। ये टू पूरा का पूरा चेंज होगा, ना कि सैड सैड, ये पूरा सैड टू, ही टोल्ड मी। अब यहां पर इन्वर्टेड कोमा आया तो दैट, सबसे पहला रूल। अब यहां पर आई, ये क्या है, ये है एक फर्स्ट पर्सन, यहां पर फर्स्ट पर्सन चेंज हो जाएगा थर्ड पर्सन में। आई का थर्ड पर्सन ही, क्योंकि ही की यहां पर बात हो रही है, सब्जेक्ट देखिए ही, ना कि सी मत लिख दीजिएगा। यहां पर ही कितना बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही। अब सेल आ गया, सेल क्या है, हमारा एक मॉडल है। मॉडल देखिए, सेल, विल, शुड, वुड। अब देखिए यहां पर क्या आ जाएगा, ये हमारा शुड या वुड में चेंज होगा। सेल है तो हमारा वुड में चेंज हो जाएगा। सेंटेंस को फिल भी करिए, वुड कम टू मीट यू। अब टुमारो आ गया, टुमारो एक टाइम है, जो कि यहां पर टुमारो का द नेक्स्ट डे चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे। तो फ्रेंड्स ये हमारा सेंटेंस बन गया, ही टोल्ड मी दैट ही वुड कम टू मीट यू दैट नेक्स्ट डे। ठीक है, ये बन गया। अब चेंज क्या क्या हुआ, केवल सैड टू हमने चेंज किया इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, आई को हमने चेंज किया इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, शैल को हमने चेंज किया इस वाले रूल के अकॉर्डिंग, और टुमारो को हमने चेंज किया इस वाले रूल के अकॉर्डिंग। टोटल 4 रूल लगे और आपका सेंटेंस रेडी हो गया। और कुछ नहीं करना, और आपको कुछ नहीं बताऊंगा इससे ज्यादा, बस ये चीज कवर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा फिलहाल एसएससी सीएचएसएल में। पढ़ाने को बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव भी आज हमारा आ जाता है। ठीक है, जहां पर अगर कुछ पूछा जा रहा है, आर यू कमिंग, ठीक है, इंटेरोगेटिव हो गया, तो यहां पर आस्क इसमें लगा देते हैं। ठीक है, सैड की जगह आस्क लगा देते हैं, ही सैड टू मी आर यू कमिंग, तो यहां पर सैड टू की जगह आस्क्ड लगा देते हैं, ही आस्क्ड मी, तो वो इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम को एनालिसिस किया, तो इंटेरोगेटिव से क्वेश्चन मुझे नहीं मिला एक भी शिफ्ट में, तो इसी वजह से मैं उसको नहीं बताऊंगा। बताने तो चाहिए, लेकिन यार फिलहाल इतना टाइम नहीं है, सुपर फास्ट मैराथन है, इसी वजह से है कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिन लोगों की अभी अच्छे से तैयारी नहीं हुई है, वो भी कुछ ना कुछ एग्जाम में करके आ जाएं, उनकी भी प्रोबेबिलिटी हो सके एग्जाम को क्रैक करने की। तो फ्रेंड्स ये फंडे रहने वाले, एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में मैंने आपको बता दिया। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोमा, इन्वर्टेड कोमा जो यहां पर लगा होता है, उसकी जगह हम कंजक्शन दैट को रिप्लेस कर देंगे। से अगर सैड, से सैड अगर यहां पर आ रहा है तो ये कभी भी चेंज नहीं होता, से का से रह जाएगा। सैड अगर आ रहा है तो सैड का सैड रह जाएगा, चेंज नहीं होगा इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते टाइम। अगर हमारा सैड से टू आ रहा है, से टू, तो वो हमारा टैल में चेंज हो जाएगा। हालांकि मैंने आपको टैल वाला कोई एग्जांपल नहीं दिया, लेकिन टैल में चेंज हो जाएगा। अगर सैड टू आ रहा है तो सैड टू हमारा टोल्ड में चेंज हो जाएगा। एग्जांपल मैं आपको यहां पर दे चुका हूं, देखिए सैड, ही सैड टू, तो मैंने यहां पर टोल्ड में चेंज कर दिया। अगर देखिए फ्रेंड्स, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है और पास्ट की हमारी ये वाली वर्ब है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब है, तो उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा, ऐसा कैसा लिख दिया जाएगा। यहां पर कुछ रूल है फ्रेंड, टाइम एंड प्लेसेस चेंज, टुडे का दैट डे, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुनाइट दैट नाइट, लास्ट द प्रीवियस, हियर देयर, दिस दैट, दीज दोज, अबव, बिफोर, नाउ, देन, ये चेंज हो जाएगा। मॉडल्स है हमारा सेल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर कैन आया था,
यहां पर आई कैन नोट, अगर यहां पर मान लीजिए सेंटेंस चेंज होके मे आ जाता तो यहां पर मे आई कमिंग मे आई कमिंग पूछ ले जाता, तो माइट यहां पर इसका इस्तेमाल होता, मे की जगह माइट का इस्तेमाल करते, कैन की जगह कुड का इस्तेमाल करके मैंने आपको दिखा दिया। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन का फंडा एक बार फिर से समझ लीजिए। अगर फर्स्ट पर्सन आई वी है हमारा, यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो हमारा हमेशा से थर्ड पर्सन में चेंज होगा। अगर हमारा सेकंड पर्सन है यू वगैरह है तो हमारा आई की यू अगर यहां पर आ जाता है तो वो हमारा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई में चेंज हो जाएगा या फिर वी में चेंज हो जाएगा। अगर थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हो रहा है, यहां पर ऑलरेडी ही का इस्तेमाल हो रहा है या फिर दे का इस्तेमाल, इट का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो हमेशा थर्ड पर्सन में रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये पूरा फंडा है नरेशन का। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। फटाक से नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, मॉडल्स। मॉडल्स समझते हो आप, वर्ब का ही एक पार्ट है मॉडल, वो आपको समझाता हूं। उसके 2-3 रूल है, आपको 3 से 4 मार्क देगा मॉडल। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4 से 5 मिनट में मॉडल आप इतने अच्छे से समझ जाओगे, एक भी क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे, हर क्वेश्चन को सोल्व करके आओगे। और हाँ, स्पेलिंग एरर वाला सेक्शन आपको कवर कराऊंगा। इतना टाइम नहीं है, वीडियो हमारी रिकॉर्डेड है, इसको रफ करता हूं और फटाफट से मॉडल को नोट कर लेता हूं जो कि आपको समझाना है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने बोर्ड पर है मॉडल। अब सवाल ये उठता है कि मॉडल ही टॉपिक क्यों? देखिए फ्रेंड्स, 4 टॉपिक है हमारे। एक तो होता है हमारा प्रीपोजिशन यानी कि विद, फॉर, आपने सुना होगा, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस में। एक होता है हमारा आर्टिकल, ए, एन, द, इनका इस्तेमाल होता है, स्पोर्टिंग एरर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। एक होता है कंजक्शन, मैंने आपको बताया इफ, दैट, ये कंजक्शन का इस्तेमाल होता है। और एक होता है हमारा मॉडल का। मैंने एसएससी सीएचएसएल के बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस किया, तब जाके देखा कि जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है वो होता है हमारा मॉडल। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं मॉडल से रिलेटेड। स्पोर्टिंग एरर जो आपके बनेंगे मॉडल से रिलेटेड डाउट आएंगे, उनमें एरर मॉडल से रिलेटेड होंगी। साथ ही सेंटेंस रीअरेंज होंगे, मॉडल आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन आएंगे, मॉडल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसी बात नहीं, आर्टिकल जो आएंगे द, एंड, ए, इनका भी इस्तेमाल मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे पहले कवर करेंगे। उसके बाद कंजक्शन को भी कवर करेंगे और स्पेलिंग एरर को भी कवर करेंगे। तो ये मोस्ट है, बेसिक भी है और जल्दी कवर हो जाएगा। और उनसे पहले ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सबसे पहले समझते हैं मॉडल क्या होते हैं। फ्रेंड्स इतने अच्छे से आपके दिमाग में डाल दूंगा, कभी आपको इतने अच्छे से किसी ने नहीं समझाया होगा। फ्रेंड्स इंग्लिश के अंदर अक्सर आपने मॉडल के बारे में सुना तो होगा, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो कि इसका सही इस्तेमाल करने के बारे में जानते होंगे कि सेंटेंस में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं और क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो सभी चीजें आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज समझिए, जो मॉडल होते हैं, ठीक है, ये हमेशा सेंटेंस में वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। वर्ब का आपको पता है, वर्ब एक वो वर्ड है जो कि सेंटेंस में कार्य होने का पता चलता है कि हाँ कुछ काम हुआ है या फिर कुछ काम होने वाला है या फिर कुछ काम हुआ था। जिस वर्ड से ये पता चलता है वो होती है वर्ब। फॉर एग्जांपल, यहां पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। यहां पर कम आ रहा है, कम से पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है, ठीक है। आना या फिर गो, जाना, ये सभी होती है हमारी वर्ब। और इसी वर्ब से पहले मोस्ट ऑफ केसेस में हमारी मॉडल का इस्तेमाल होगा। मॉडल के अंदर कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है, उनको भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं मॉडल है क्या। देखिए फ्रेंड्स, कमांड, अगर किसी सेंटेंस में कमांड दी जा रही हो यानी कि आदेश दिया जा रहा हो कि यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना होगा, कमांड दी आपने किसी को, तो ये मॉडल इस्तेमाल होगा इस सेंटेंस में, ठीक है। यही मतलब है मॉडल का। अगर रिक्वेस्ट की जा रही हो तो वहां पर भी मॉडल का इस्तेमाल होगा। रिक्वेस्ट आप किसी से कर रहे हो, कैन यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर रिक्वेस्ट हो रही है तो कैन मॉडल का इस्तेमाल करा। एक होता है परमिशन, यानी कि कोई आपसे परमिशन ले रहा हो या फिर आप किसी को परमिशन दे रहे हो, मे आई कम इन सर, तो आपने परमिशन ली, तो ये भी एक मॉडल है। साथ ही प्रोबेबिलिटी किसी सेंटेंस में आ रही हो यानी कि संभावना पता चल रहा हो, द रोड कुड बी ब्लॉक, यानी कि सड़क बंद हो सकती है, संभावना जताई जा रही है, तो वहां भी मॉडल का इस्तेमाल होगा। एडवाइस आप किसी को दे रहे हो या फिर कोई आपको एडवाइस दे रहा है, जैसे कि यू शुड गो देयर, किसी ने आपको एडवाइस दी कि आपको वहां पर जाना चाहिए। यू शुड वर्क, यू शुड गो देयर, यू शुड स्टडी दिस, यू शुड रीड दिस बुक, एडवाइस दे रहा है कोई, तो वहां पर भी मॉडल का इस्तेमाल होगा। ये सभी चीजें नोट कर लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सेंटेंस में ये सभी फीलिंग आ रही है, कमांड, रिक्वेस्ट, परमिशन, प्रोबेबिलिटी, एडवाइस, तो वहां पर मॉडल का इस्तेमाल होगा। अब समझ लेते हैं हमारी मॉडल्स कौन कौन सी हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मॉडल्स, शैल ये हमारा एक मॉडल है।
विल मॉडल है, मस्ट मॉडल है, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड एंड नीड, ought to, ये सभी हमारी मॉडल हैं। जहां पर भी मॉडल का इस्तेमाल करना है तो इन वर्ड को हम यूज करेंगे सेंटेंस में, ठीक है। शैल, विल, मस्ट, ये सभी मॉडल्स हैं हमारी, जितने भी लिखी हुई है इनको नोट कर लीजिएगा प्लीज। तो चलिए इनका इस्तेमाल देखते हैं कहां कहां पर होता है और कैसे आप जब स्पोर्टिंग एरर वाले क्वेश्चन सोल्व करोगे, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स कहीं पर आपको फिल करने हैं, या फिर आपको कोई सेंटेंस अरेंज करना है, या फिर आपको नरेशन वाला ही कोई सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तो कैसे मॉडल का इस्तेमाल करोगे। वैसे छोटी छोटी मॉडल की चीजें मैंने आपको बता दी थी कि मे की जगह किसका, माइट का इस्तेमाल, कैन की जगह कुड का इस्तेमाल बताया था ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहले एक हमारी मॉडल है कैन, ये वाला। कैन का जो इस्तेमाल करेंगे हम हमेशा उन सेंटेंस में करेंगे जहां पर फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो। आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट कर रहे हो, आप अपने दोस्त को कह रहे हो कैन आई यूज योर पेन, ठीक है, कैन आई बाय योर बाइक, कैन आई टेक योर बाइक। यहां पर आप फ्रेंडली रिक्वेस्ट कर रहे हो, अपने दोस्त से पूछ रहे हो, ठीक है। दोस्त में तो कैन चल जाएगा, ठीक है। फ्रेंडली रिक्वेस्ट हो रही है तो कैन का इस्तेमाल करेंगे, कैन आई टेक योर बाइक। फॉर एग्जाम्पल के मैंने आपको एग्जांपल दे दिया, कैन आई टेक योर बाइक। तो यहां पर फ्रेंड से रिक्वेस्ट की जा रही है तो कैन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है कुड। कुड भी एक मॉडल है, ये यहां पर कुड का इस्तेमाल फॉर्मल रिक्वेस्ट में करेंगे, ठीक है। मान लीजिए आप ऑफिस के अंदर हो या फिर किसी ऑफिशियल पर्सन से बात कर रहे हो तो वहां पर आप कुड का इस्तेमाल करोगे, कैन का इस्तेमाल वहां पर नहीं करना। ये थोड़ा सा मतलब फ्रेंड के साथ इस्तेमाल किया जाता है कैन, इसमें पोलाइट नहीं होता, ठीक है, इसमें विनम्रता नहीं होती कैन में बिल्कुल भी। और फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए कुड इस्तेमाल करेंगे, जैसे कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, मतलब ऑफिस में आपने कॉल किया है या फिर आप ऑफिस में किसी से अपॉइंटमेंट ले रहे हो कि क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता हूं, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से मिल सकता हूं, ठीक है। ये ऑफिशियली कुड का इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं कि कैन आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। कैन थोड़ा सा ये अजीब लगेगा, ठीक है, रूड हो जाएगा। तो यहां पर फॉर्मल रिक्वेस्ट में कुड का इस्तेमाल करेंगे। मे आ जाता है हमारा, ये वाला मे, ये भी एक हमारा मॉडल है रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट, जहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं फुल्ली रेस्पेक्ट के साथ। जैसे कि आपके गुरु हैं, टीचर हैं, सर हैं, उनसे तो आप यार उनको तो रेस्पेक्ट दोगे डेफिनेटली। देखिए मे आई कम इन सर, आप पूछ रहे हो मे आई कम इन सर, क्लास के अंदर क्या मैं आ सकता हूं। तो यहां पर मे मतलब एकदम रिक्वेस्ट, जहां पर आपको रेस्पेक्ट दिखानी हो वहां पर मे का इस्तेमाल होगा। वुड का इस्तेमाल हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे। मे भी वैसे पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए ही किया जाता है, लेकिन वुड और ज्यादा, और मे माइट आएगा एक, माइट को और ज्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र, एकदम सहज। वुड यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, एक पोलाइट, बहुत ही विनम्र है, इस सेंटेंस में विनम्रता है, तो वहां पर वुड का इस्तेमाल करेंगे। आई होप सभी चीजें आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स ये समझ गए, ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनका इस्तेमाल करना अगर आप सीख गए तो किसी भी सेंटेंस को चुटकियों में बना जाओगे। फ्रेंड्स अब एक एक जैसे कि कमांड है, एक एक सिचुएशन में मॉडल का इस्तेमाल करना सीखेंगे। पहली सिचुएशन है, दिखाई दे रही होगी कमांड वाले सेंटेंस का एग्जांपल लेके हम समझेंगे कमांड में कौन कौन से मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए अगर कहीं पर कमांड आप किसी को आदेश दे रहे हो तो वहां पर मस्ट वाले मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा, शैल का इस्तेमाल किया जाएगा और विल का इस्तेमाल किया जाएगा। एक सेंटेंस है, स्टूडेंट मस्ट कम इन यूनिफॉर्म। सबसे पहले पहचानिए इसमें मॉडल कौन सी है, ठीक है, ये हमारा मॉडल है मस्ट, ठीक है। यहां पर कमांड दी जा रही है स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, स्टूडेंट को, सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना होगा, आदेश दिया जा रहा है ये, ठीक है। स्टूडेंट से रिक्वेस्ट नहीं की जा रही, स्टूडेंट्स को आदेश दिया जा रहा है। अगर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करते तो यहां पर कुछ और इस्तेमाल करते, हम यहां पर वुड या फिर मे का इस्तेमाल करते, कुछ भी मे का इस्तेमाल करते अगर रिक्वेस्ट वगैरह कर रहे होते, लेकिन स्टूडेंट के साथ मे भी नहीं लगा सकते क्योंकि यहां पर रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट लिखा हुआ है। तो यहां पर आदेश दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स मस्ट कम इन यूनिफॉर्म, की सभी विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म में आना होगा। तो यहां पर इस वजह से मस्ट का इस्तेमाल किया। तो जहां पर भी कमांड दी जा रही हो वहां पर आदेश दिया जा रहा हो, मस्ट का इस्तेमाल करेंगे, शैल का इस्तेमाल करेंगे, विल का इस्तेमाल करेंगे। एक और सेंटेंस है, यू विल रीच ऑफिस टुमारो एट 10 AM, मतलब कि तुम कल 10 बजे ऑफिस पहुंचिएगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन की सेंस निकल के आ रही है। तो यहां पर यू विल का इस्तेमाल कर दिया गया, ठीक है। यह भी आदेश दिया गया कि कल तुम ऑफिस 10 बजे पहुंचोगे,
पहुंचना है तुम्हें या फिर पहुंचोगे। तो यहां पर भी आदेश दिया गया, विल कहा गया, किसको, ऑर्डर दिया गया, तो इसलिए विल का इस्तेमाल, तो कमांड मस्ट शैल विल का इस्तेमाल किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा रिक्वेस्ट वाले देख लेते हैं मॉडल्स, जहां पर रिक्वेस्ट की जा रही हो किसी से। कैन, कुड, विल, वुड में रिक्वेस्ट के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। कैन आई टेक योर पेन, कुड आई टेक योर बाइक, विल आई कम हियर, या विल आई कम देयर, वुड का इस्तेमाल करेंगे या फिर मे का इस्तेमाल करेंगे, मे आई कम इन, इस टाइप का रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब रिक्वेस्ट हमारी फॉर्मल रिक्वेस्ट भी हो सकती है, फ्रेंडली रिक्वेस्ट भी हो सकती है। अब हमारी यहां पर पोलाइट रिक्वेस्ट, रेस्पेक्टफुल्ली भी रिक्वेस्ट हो सकती है, किसी भी टाइप की रिक्वेस्ट हो सकती है, तो उनमें कैन, कुड, विल, वुड, मे। अब ये डिपेंड करता है कि रिक्वेस्ट किस टाइप की है। अगर रिक्वेस्ट फ्रेंडली है तो कैन का इस्तेमाल कर देंगे, अगर रिक्वेस्ट फॉर्मल है तो कुड का इस्तेमाल करेंगे, अगर रिक्वेस्ट हमारी विनम्र वाली है थोड़ी सी, वहां पर वुड का या फिर मे का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब रेस्पेक्टफुल्ली है तो मे का इस्तेमाल करेंगे। एक सेंटेंस लेते हैं, कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर। आप फ्रेंड से मांग रहे हो या फिर अपने ब्रदर से मांग रहे हो या फिर अपनी सिस्टर से मांग रहे हो, ठीक है, छोटी या फिर छोटी सिस्टर से या फिर छोटे भाई से, जिन्हें आप मतलब फॉर्मली या फिर अपने फ्रेंड से मांग रहे हो। कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, कैन आई हैव 1 ग्लास वाटर, क्या तुम मुझे 1 ग्लास वाटर दे सकते हो या फिर मुझे 1 ग्लास पानी मिल सकता है। तो आपने फ्रेंडली तरीके से पूछा, रिक्वेस्ट करी आपने, क्या मुझे मिल सकता है, मांग रहे हो आप, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कैन, लेकिन फ्रेंडली रिक्वेस्ट है, इस वजह से कैन का इस्तेमाल किया गया। यहां पर कुड यू हेल्प मी प्लीज, यहां पर मदद मांग रहे हो आप, लेकिन विनम्र तरीके से मांग रहे हो आप, फॉर्मली तरीके से मांग रहे हो। ये नहीं कह सकते आप कैन यू हेल्प मी प्लीज, ये थोड़ा सा रूड हो जाएगा, मतलब मदद भी मांग रहे हो और तरीका आपका क्या है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो कुड का इस्तेमाल अगर आपको विनम्र दिखानी है, ठीक है, आपको बेचारा टाइप दिखाना है, तो आप कुड का इस्तेमाल करोगे, कुड यू हेल्प मी प्लीज। नेक्स्ट है मे आई सी मिस्टर गुप्ता, मे का मैंने इस्तेमाल आपको बताया था ऑफिशियली तरीके से करना हो, देखिए रिक्वेस्ट विद रेस्पेक्ट तरीके से आपको करना है तो मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई सी मिस्टर गुप्ता या फिर कुड आई सी मिस्टर गुप्ता भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फॉर्मली है तो कुड आई सी मिस्टर गुप्ता या फिर कुड आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता, मे आई टॉक टू मिस्टर गुप्ता, इस टाइप से इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मे का इस्तेमाल इस टाइप से करेंगे, यानी कि रेस्पेक्टफुली तरीके से मे का इस्तेमाल करते हैं और थोड़ा विनम्रता भी ये झलकाता है। नेक्स्ट आ जाती है हमारी कमांड नहीं, परमिशन वाले देख लेते हैं कौन कौन से मॉडल है। कैन, कुड, मे, यहां पर परमिशन की अगर सेंस निकल के आ रही है, परमिशन ले रहा है फिर परमिशन आप दे रहे हो, तो कैन, कुड, मे का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, कुड आई लीव नाउ, परमिशन ली जा रही है। मान लीजिएगा कि आप एक विद्यार्थी हो और आप अपने टीचर से पूछ रहे हो कैन आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूं। अब कैन यहां पर इस्तेमाल कर दिया, ऑब्वियसली आप अपनी क्लास में तो नहीं हो, क्योंकि टीचर के साथ यार हम कैन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, टीचर के साथ करेंगे हम मे का इस्तेमाल। ठीक है, या फिर कुड का इस्तेमाल। रिक्वेस्ट अगर परमिशन अगर ली जा रही है तो कुड का इस्तेमाल कर देंगे या फिर मे का इस्तेमाल करेंगे। ज्यादा बेटर मे का इस्तेमाल रहेगा, क्योंकि यहां पर परमिशन अगर हम मांग रहे हैं तो रेस्पेक्टफुल्ली मांगेंगे ना, मे आई लीव नाउ। तो अगर अपने दोस्त से पूछ रहे हो या फिर वैसे कैन का इस्तेमाल करते हैं आजकल, ठीक है, कर देते हैं कैन का इस्तेमाल, अब ये धीरे धीरे बदलती जा रही है प्रथा। तो कैन आई लीव नाउ, कैन का भी इस्तेमाल करेंगे या फिर मे आई लीव नाउ का भी इस्तेमाल करेंगे, कुड आई लीव नाउ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। परमिशन में करेंगे, ये समझिए बस। कुड आई यूज इट, आप पूछ रहे हो कुड आई यूज इट, परमिशन मांग रहे हो, क्या मैं इस्तेमाल कर सकता। कुड आई यूज योर फोन, क्या मैं तुम्हारा फोन इस्तेमाल कर सकता हूं। अपने दोस्त को आप या फिर किसी रेस्पेक्ट पर्सनैलिटी से आप कह सकते हो, कोई मतलब मान लीजिएगा कि आपके पेरेंट्स है, अपने फादर है, आप बाइक उनसे बोरो कर रहे हो, मे आई टेक योर बाइक, मे आई यूज योर बाइक, मे लगाओगे क्योंकि वहां पर रेस्पेक्ट आपको दिखानी है परमिशन लेते टाइम भी। लेकिन कुड भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, कुड आई यूज इट, कुड आई यूज योर बाइक, तो इस टाइप से। और अपने फ्रेंड से मांग रहे हो कैन आई यूज योर बाइक, ऐसे ही मांग लोगे। नेक्स्ट है हमारा एडवाइज, मैंने आपको बताया था ऊपर एडवाइस। अगर आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर आपको कोई एडवाइस दे रहा है तो वहां पर शुड, ought टू, मस्ट, हैव टू, हैज टू का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल, यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, एडवाइस दे रहा है आपको कोई, तो यू शुड का इस्तेमाल कर दिया यहां पर एडवाइस के टाइम पर। शुड हमारा एक मॉडल है।
प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना है, शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर भी देखिए शुड इसमें भी इस्तेमाल हो रहा है और शुड यहां पर भी इस्तेमाल हो रहा है, एडवाइस में भी। प्रोबेबिलिटी में शुड का भी इस्तेमाल करेंगे जहां पर संभावना हो कुछ काम होने की। एनीबॉडी कैन मिस्टेक यानी कि कोई भी मिस्टेक कर सकता है, कोई भी गलती कर सकता है, यहां पर संभावना बन रही है तो एनीबॉडी कैन मिस्टेक, कैन का यहां पर इस्तेमाल कर दिया गया। यहां पर देखिए द रोड कुड बी ब्लॉक, कुड का इस्तेमाल हम कर रहे हैं यहां पर। देखिए कुड का मैंने बोला है, कुड का इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी में होगा। द रोड कुड बी ब्लॉक, रोड ब्लॉक हो सकती है, और यहां पर कैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रोड कैन बी ब्लॉक। लेकिन सेंस यहां पर बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है सेंटेंस की, तो यहां पर कुड, संभावना है ना, तो जितनी ज्यादा संभावना है उतना ज्यादा कुड करेंगे हम यहां पर, ठीक है। अगर परमिशन दे रहे हैं, वो एडवाइस दे रहे हैं, तो उसमें हम शुड का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए ना। तो फ्रेंड्स ये कुछ 3-4 फंडे हैं, आपको अच्छे से दिमाग में बैठा लेने हैं, बस ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी सेंटेंस आप बना ही लोगे। अगर कोई स्पोर्टिंग एरर का सेंटेंस है तो आपको पता लगा लेना है कि वर्ब से पहले क्या वहां पर मॉडल सही है, सेंटेंस की जो सेंस है, सेंटेंस में परमिशन है या फिर कोई किसी को कमांड दे रहा है या फिर कोई किसी से रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या वहां पर मॉडल सही लगा हुआ है, सही मॉडल का इस्तेमाल हो रखा है। तो ये सभी चीजें आपको एग्जाम में देखनी होती है। अगर आप आर्टिकल पढ़ रहे हो तो वो देखना है कि आपको एन, आ, दा का इस्तेमाल सही तरीके से हो रखा है फिर नहीं, कंजक्शन का इस्तेमाल सही तरीके से हो रखा है कि नहीं, ये सभी चीजें देखनी होती है और तब आप स्पोर्टिंग एरर पकड़ पाते हो, स्पोर्ट कर पाते हो एरर को। तो आई होप फ्रेंड्स आप ये सभी चीजें समझ गए होंगे। समझ गए ना मॉडल क्या होती है, कहीं पर कमांड की सेंस आ रही हो या फिर रिक्वेस्ट या फिर परमिशन या फिर प्रोबेबिलिटी या फिर एडवाइस किसी को दी जा रही हो, तो वो हमारी मॉडल का इस्तेमाल होता है वहां पर। शैल, विल, मस्ट, मे, माइट, कैन, कुड, शुड, वुड, नीड, ought to, ये हमारी मॉडल्स होती हैं और सिचुएशंस मैंने आपको बताई दी किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो फ्रेंड्स ये होता है हमारा मॉडल यहां पर खत्म, जो कि कई सारे टॉपिक को कवर कर लेता है एग्जाम के अंदर। अब हम डिफरेंस टॉपिक लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स बताने के तो इसमें और भी काफी सारी चीजें मैं आपको बता सकता हूं और भी काफी सारे अच्छे एग्जांपल दे सकता हूं, लेकिन फ्रेंड्स क्या करें, एग्जाम सर पर ही है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वही चीजें मैं आपको केवल बता रहा हूं ताकि आप चीजों को अच्छे से कवर कर सके। और अब टॉपिक लेते हैं हम स्पेलिंग चेक या फिर स्पेलिंग टेस्ट, क्योंकि काफी सारे लोग बोर हो गए होंगे रूल सुन के, सेंटेंस के बारे में जान के। अब स्पेलिंग टेस्ट ले लेते हैं कि जो स्पेलिंग आती है ना, 2 क्वेश्चन गारंटेडली आपके एग्जाम में आते हैं, 2 के 2 क्वेश्चन आपके मैं सही कराऊंगा, यानी कि 4 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। कुछ आपको मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बताऊंगा, कुछ आपको ऐसी स्पेलिंग्स बताऊंगा जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो सभी रूल्स को नोट करिएगा और हाँ ये चीजें भी नोट कर लीजिए। तो चलिए ज्यादा टाइम तो नहीं है, इसको रफ करता हूं और वो सभी चीजें नोट डाउन कर देता हूं बोर्ड के ऊपर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, स्पेलिंग रूल्स या फिर स्पेलिंग चेक्स, स्पेलिंग एरर, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक माना जाता है। इससे आपके एग्जाम में गारंटीडली 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 4 मार्क का पोर्शन कवर किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल बताऊंगा, वैसे तो बहुत सारे रूल इसके अंदर है, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो ही रूल मैं आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगा। ध्यान से देखिएगा, आप 2 के 2 क्वेश्चन सही करके आ सकते हो और इससे रिलेटेड प्रैक्टिस करने के क्वेश्चन टेलीग्राम ग्रुप में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर डाउनलोड करके यानी कि टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा वे टू सक्सेस के। तो फ्रेंड्स रूल ध्यान से देखिएगा स्पेलिंग चेक के। रूल नंबर फर्स्ट आता है हमारा, देखिए, एंड कॉन्सोनेंट इज डबल्ड व्हेन वन वोवेल लेटर बिफोर। फ्रेंड्स किसी भी वर्ड का जो आखिरी का कॉन्सोनेंट है, जैसे कि स्टॉप का आखिरी का कॉन्सोनेंट स्टॉप्ड, ये डबल हो जाएगा अगर इससे पहले कोई वोवेल का इस्तेमाल हो रहा हो। पहले तो आपको पता होना चाहिए टोटल अल्फाबेट हमारे पास 26 है, जिसमें से 5 वोवेल है, ए ई आई ओ यू लिख देता हूं। वोवेल्स हैं हमारे ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं और बाकी 21 हमारे कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। ठीक है, समझिए ये वोवेल हैं, पता ही होगा आपको। तो ये क्या कह रहा है, अगर किसी भी वर्ड का कॉन्सोनेंट लास्ट वाले कॉन्सोनेंट से पहले वोवेल है, वोवेल ओ क्या है हमारा, वोवेल है, तो ये जो कॉन्सोनेंट है ये डबल्ड हो जाएगा। अब एग्जाम में जो आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे स्पेलिंग चेक से, वो डबल वाले मिलेंगे, यानी कि ऐसे वर्ड होंगे जिसमें डबल अल्फाबेट इस्तेमाल हो रहे, जैसे स्टॉप्ड आपको देखने को मिलेगा, स्पॉटेड, प्लानिंग, जिसमें डबल कहीं पर अल्फाबेट डबल इस्तेमाल हो रहा हो आपको कंफ्यूज करने के लिए, एडमिटेड, रिग्रेटिंग, या फिर आपको रिकरिंग, थिनिंग, थिनर, बिगिनर, फास्टेस्ट, ये तो मैं आपको फिटेस्ट,
कटर, रबर, ये तो मैं आपको इजी से एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसे सैटेलाइट डबल एल डबल टी इस्तेमाल होता है, कमेटी इसमें भी डबल अल्फाबेट इस्तेमाल होते हैं। तो ऐसे वर्ड सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए पहला रूल इन्हीं से ही मैं बता रहा हूं कि इनको कैसे फेस करना है। देखिए फ्रेंड, समझ गए ना, अगर कोई कॉन्सोनेंट से पहले आपका वोवेल है तो वो डबल आएगा। पहला हमारा स्टॉप्ड यहां पर लिख दिया। मान लीजिए एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आया, 4 स्पेलिंग आपको दे दी स्टॉप्ड की, एक स्पेलिंग दे दी STOPED, एक स्पेलिंग दे दी STOPPED, एक स्पेलिंग दे दी STOOPD, कंफ्यूज करने के लिए। इजी सा एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन थोड़ा टफ आपके एग्जाम में आएगा। तो आप कैसे पता करोगे कि स्टॉप्ड की स्पेलिंग कौन सी सही है? अब आपको ये वाला रूल लगाना पड़ेगा। सबसे पहले आपको वर्ड में देखना है कि डबल इस्तेमाल क्या हो रहा है। यहां पर डबल पी इस्तेमाल हो रहा है, तो ये रूल लगाइए, डबल पी इस्तेमाल हो रहा है। ये वर्ड तो एग्जाम में नहीं आएंगे क्योंकि ये तो सिंपल है, ये तो इनसे बन रहा है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ स्टॉप्ड है, बहुत सारी स्टॉप्ड की स्पेलिंग है। स्टॉप कहीं से बना है स्टॉप्ड, या फिर स्टॉपिंग कहीं से बना है, स्टॉप से बना है। तो अब आपको देखना है ये डबल है, इसके ऊपर फोकस करिए, कोई सा भी एक ऑप्शन पकड़ लीजिए। तो उसमें आपको देखना है डबल पी इस्तेमाल हो रहा है। तो यहां पर रूल को देखिए, जहां पर भी डबल हो रहा है उससे पहले, यानी कि इससे पहले वोविल होना चाहिए, तभी ये वर्ड सही होगा। तो देखिए डबल पी के पहले क्या है? वोविल, तो मतलब ये वाली स्पेलिंग सही है। अगर कहीं पर स्टॉप डबल ई लिखा जा रहा हो तो वो गलत आएगी, क्योंकि डबल ई से पहले एक कॉन्सोनेंट है, तो वो गलत हो जाएगी। जहां पर भी डबल है उससे पहले आपको देखना है कि उससे पहले वोवेल होना चाहिए, तभी वो वर्ड सही होगा। और ये किन किन केसेस में एग्जांपल ले रहा हूं, एक तो ईडी, यानी कि जिन वर्ड के बाद ईडी जुड़ रहा हो, स्टॉप्ड, स्पोर्टेड, या फिर एडमिटेड, या फिर आईएनजी जुड़ रहा हो। स्टॉपिंग यहां पर हो सकता है, स्टॉपिंग भी हो सकता है, STO, इसमें भी डबल पी आएगा। स्टॉपिंग ये भी आपको पहचानना होगा क्योंकि इसके पीछे भी वोवेल है। या फिर स्पोर्टिंग हो सकता है, SPO, डबल टी, ING, मतलब जिनके बाद में ED, ING या फिर ER जुड़ रहा हो, जैसे कि बिगर, थिनर, या फिर EST जुड़ रहा हो, मतलब EST, बिगेस्ट, थिनेस्ट, वो वर्ड हम यहां पर देख रहे हैं। ठीक है, 4 टाइप के वर्ड हो गए। तो ईडी वाला फंडा समझ गए। ऐसे ही स्पोर्टेड में है, इसके पहले डबल टी है तो यहां पर वोवेल होना चाहिए ओ। ING है, यहां पर देखिए N। अब आपको प्लानिंग की स्पेलिंग जाननी है, 4 स्पेलिंग दी हुई है, तो कौन सी सही है? देखिए यहां पर आपको देखना है डबल, उससे पहले वोवेल होना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग कॉन्सोनेंट वही डबल होगा जिससे पहले वोवेल होगा। ठीक है, और उसके बाद ING या फिर ED जुड़ेगा। तो ऐसे ही एडमिटेड, एडमिट का एडमिटेड बन गया, रिग्रेट का रिग्रेटेड बन गया, रिकर का रिकरिंग बन गया, थिन का थिनर बन गया, क्योंकि N जो है ये हमारा इससे पहले वोवेल का इस्तेमाल हो रहा है, देखा ना आपने, तो तब ये डबल हुआ है। बिगर का बिगर बन गया, फैटेस्ट का फैट का फैटेस्ट, कटर का कटर, क्योंकि ER है इसके लास्ट में और डबल टी है, और U क्या है? वोवेल है, उससे पहला उस कॉन्सोनेंट से पहले क्या है? वोवेल है। रबर का रब का रबर बन गया, क्योंकि बी के पहले एक वोवेल का इस्तेमाल हो रहा है। तो आई होप आप ये वाला फंडा समझ गए होंगे। जितने भी डबल अल्फाबेट आए तो उनको आपको ऐसे ही टैकल करना है, और उनके बाद देख लीजिएगा ER, ING, ED कुछ इस तरीके का लगा हुआ है क्या। सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रूल था जो मैंने आपको अभी बताया। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट रूल बहुत है, लेकिन जो इंपोर्टेंट है एग्जाम के विंडो से वो बताऊंगा। दोबारा से वही प्रॉब्लम है हमारे सामने, टाइम बहुत ज्यादा कम है। दूसरा, व्हाइट बोर्ड मेरे पास है फिलहाल, डिजिटल बोर्ड, क्योंकि यार मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे लेक्चर वगैरह लेने पड़ जाएंगे, आप लोग इतना पसंद करोगे, तो उसके अरेंजमेंट भी 4-5 दिन के अंदर कर ही लेंगे, क्योंकि ज्यादा डेटा लिख नहीं पाते। इसी वजह से मैं पहले मेंशन कर लेता हूं बोर्ड पे, ताकि टाइम वेस्ट ना हो सके। तो सेकंड है हमारा, मैं आपको इसी चीज के वजह से ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पा रहा, क्योंकि प्रॉपर वो नहीं है मेरे पास, लिखना पड़ता है ये। सेकंड रूल है वर्ड्स एंडिंग इन वाई, यानी कि ऐसे वर्ड एग्जाम में आपके सामने आएंगे जिनके बाद वाई लगा हो। ठीक है, जिनके बाद वाई लगा हो। अब उसको कैसे टैकल करना है, जिनके बाद वाई लगा हो। अब एक और रूल है यहां पर, जिनके बाद वाई लगा हो, जैसे रिले, मैरी, ट्राई, कैरी, इनके बाद वाई लगा है। ये रूल उन वर्ड के लिए जिनके बाद वाई इस्तेमाल होता है। अब रूल क्या लगेगा? वाई चेंज इनटू आई, जिनके बाद वाई लगा है आई में चेंज हो जाएंगे, बट वाई रिमेन अनचेंज व्हेन सफिक्स ING। अगर ING हमें लगाना है, या फिर उस वर्ड में वाई है और ING भी है, तो वहां पर ING लग जाएगा, वाई चेंज नहीं होगा।
मान लीजिएगा कि रिले है, सबसे पहले समझिए रिले को अगर हमें आईएनजी फॉर्मेट में चेंज नहीं करना, ये है हमारा आईएनजी सफिक्स बोलेंगे इसको, सफिक्स। अगर हमें इसमें चेंज नहीं करना तो ये बोल रहा है कि हम y को i से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, इसकी जगह i आ जाएगा। लेकिन अगर हमें सफिक्स इस्तेमाल करना है तो हम वहां पर y को ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। अब काफी सारे लोग रूल को आधा समझ लेते हैं कि हाँ y की जगह i इस्तेमाल करना है, और एग्जाम में क्वेश्चन आ गया मैरिंग लिखा हुआ है, सबने देखा कि यार y आ रहा है, i आना चाहिए, किसी ने ये बताया था कि y की जगह i लगा देते हैं, तो यहां पर काफी सारे लोग MARRING कर देंगे, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर यह कहा हुआ है कि अगर ING लगा रहे हैं तो y का इस्तेमाल नहीं होगा, सॉरी i का इस्तेमाल नहीं होगा, y सेम टू सेम रखा जाएगा, y चेंज नहीं होगा, ठीक है, ये फंडा है। तो रिले है हमारा, लास्ट में y आ गया, तो y को हम चेंज कर देंगे इसके अकॉर्डिंग i में, i और ed लगा देंगे, ठीक है, मतलब वो तो आगे कुछ भी हो सकता है, i चेंज हो गया, ed लग गया। अब ing सफिक्स अगर है तो देखिए रिले यहां पर y आ रहा है लेकिन ing लगा रहे हैं तो y ऐसा कैसा रह जाएगा, कोई चेंज नहीं हुआ। मैरी हमारा है, y आ गया लास्ट में, तो अगर किसी और चीज में चेंज कर रहे हैं, मैरिड कर रहे हैं तो i हो जाएगा इस रूल के अकॉर्डिंग। अगर ing हम लगा रहे हैं, मैरिंग बनाएंगे तो y अनचेंज रह जाएगा। ऐसे हमारा ट्राई है, लास्ट में y आ गया, ट्राइड बन जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग i चेंज हो जाएगा, y चेंज हो जाएगा i में। अगर ट्राइंग बना रहे हैं तो इस सफिक्स वाले रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा y सेम रहेगा। कैरी है, ऐसे हमारा कैरिड बन जाएगा, ऐसे हमारा कैरिंग बन जाएगा, ठीक है। थर्ड या फोर्थ रूल आता है हमारा एक और इंपॉर्टेंट, अब वोवेल बिफोर y इट डू नॉट चेंज। अब y वाला फंडा हमने समझ लिया, अगर सफिक्स आ रहा हो तो y सेम रहेगा, अगर सफिक्स ing नहीं हो तो y i में चेंज हो जाएगा। अगर y के पहले, जैसे कि ये y है, y के पहले वोवेल हो, यहां पर वे जैसे कि रिले है या फिर मैरी है या फिर ट्राई है, अगर ये रूल कह रहा है अगर y के पहले वोवेल हो तो y चेंज नहीं होगा, अगर y के पहले वोवेल हो तो y चेंज नहीं होगा, चाहे वहां पर ing सफिक्स हो, चाहे वहां पर ing सफिक्स ना हो के ed हो। समझ गए ना। अब देखिए रिले l आ रहा है तो मतलब i में चेंज हो जाएगा, ठीक है, अनचेंज तब रहेगा जब y से पहले वोवेल हो, तो इसमें कोई चेंज नहीं किया जाएगा, इस रूल के अकॉर्डिंग केवल रिले का RELIED कर देंगे, ठीक है। मैरिंग है, ऐसे ही y के पहले ये वोवेल नहीं है, ये भी सेम रहेगा, ट्राई है, इसके पहले भी कोई वोवेल नहीं है, तो ये तो हमारा फंडा यहां पर काम नहीं करता, लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग ये वाले एग्जांपल काम करेंगे। देखिए ओबे हमारा आ गया है, ओबे y है, अब ओबे से पहले ई आ रहा है, ई क्या है, ये एक वोवेल है, और इस रूल के अकॉर्डिंग अगर y से पहले कोई वोवेल है तो y सेम रहेगा। y से पहले वोवेल आ गया तो ओबेड, केवल ed लगा दिया, लेकिन y को हमने वहां से हटाया नहीं। ऐसे ही ओबेइंग लगा देंगे तो ing लगा दिया, y को हटाया नहीं। वैसे भी अगर ing लगाते हैं इस रूल के अकॉर्डिंग y तो फिर भी नहीं हटेगा। नेक्स्ट है प्रे, PRAY, y से पहले a है जो कि एक वोवेल है, इस रूल के अकॉर्डिंग सेम रहेगा, केवल ed लगा देंगे, y को नहीं हटाएंगे। ऐसे ही हमारा इंजॉय है, y से पहले o है जो कि एक वोवेल है, ऐसे ही इंजॉयड कर देंगे, ed लगा देंगे, लेकिन y नहीं हटेगा, इस रूल के अकॉर्डिंग इंजॉइंग कर देंगे, y नहीं हटेगा। तो समझ गए होंगे, आई होप आप इस रूल को अच्छे से। फाइनली बात करते हैं लास्ट रूल के बारे में इस टॉपिक के, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो किसी ना किसी शिफ्ट में, किसी न किसी क्या मोस्ट ऑफ शिफ्ट में ये वाले रूल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, समझिएगा, आई होप आपको दिखाई दे रहा है। वर्ड एंडिंग इन डबल एल, अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसके बाद डबल एल है, यानी कि डबल एल से वो वर्ड खत्म हो रहा है, और एक वो कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड वर्ड का मतलब है कि दो वर्ड बने हुए हैं, दो वर्ड से वो वर्ड बना हुआ है, जैसे कि फुल और फिल। फुल फिल दो अलग अलग वर्ड है, लेकिन उनको जोड़ दिया गया, कंपाउंड बन गया, तो क्या बन गया वो फुल फिल, या जैसे कि FULL, फुल और प्लस फिल, ये एक कंपाउंड वर्ड हो गया, इसको फुलफिल लिखेंगे। तो ये यही कह रहा है अगर किसी वर्ड के बाद डबल एल है, देखिए वर्ड एंडिंग इन डबल एल आर कंपाउंड विल डबल एल बोथ वर्ड बिकम सिंगल, यानी कि अगर कोई कंपाउंड ऐसा बन रहा है उनके बाद डबल एल या डबल एल है तो वो सिंगल वर्ड में चेंज हो जाएगा, सिंगल अल्फाबेट में चेंज हो जाएगा। समझिए कैसे, जैसे कि विलफुल है, डबल WIL WILL और FUL, विलफुल है। अब ये हमारा कंपाउंड बन रहा है, इसमें भी लास्ट में
दो डबल एल, इसमें भी लास्ट में डबल एल है और इसमें भी लास्ट में डबल एल है, तो इसको हम ये नहीं लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे कि हमने लिख दिया विल और फुल, ये हो जाएगा हमारा गलत, और इसी में ही काफी सारे लोग गलती कर देते हैं। इस रूल के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि ये सिंगल रह जाएगा, ये भी एल हट जाएगा और ये भी एल हट जाएगा, और ये बन जाएगा हमारा विल और फुल, सॉरी ये विलफुल, केवल इतना, ये देखिए विलफुल विलफुल, यानी कि जो डबल एल है ना दोनों ही वर्ड के बाद में, वो सिंगल में बदल जाएंगे, यानी कि एक एक एल रह जाएगा और उसको बनाएंगे हम विलफुल। ऐसे ही फुलफिल का एग्जांपल ले लेते हैं, डबल एल है तो यहां पर एक एल गायब हो गया, एक एल गायब हो गया और ये बन गया हमारा फुलफिल। तो ये वाला रूल यहां पर काम करेगा। बहुत सारे वर्ड है जिनके बाद डबल एल आता है और वो कंपाउंड वर्ड बनाते हैं, तो बस आपको यही लॉजिक इसमें लगाना है और कुछ नहीं करना। तो ये मैंने आपको कुछ रूल बताए, रूल बहुत सारे हैं, वाई के और भी कुछ रूल है यार, फिर वही प्रॉब्लम है टाइम की, लेकिन वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा उन वर्ड्स के ऊपर, ठीक है। तो फिलहाल ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे कि एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल का, तो मतलब स्पेलिंग टेस्ट से ये सबसे ज्यादा रूल पूछे गए हैं। डबल टी वाला जहां पर इस्तेमाल हो रहा है, वाई वाला इस्तेमाल बहुत ज्यादा हो रहे थे वर्ड, और डबल एल वाले तो बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो इनको देखेगा, इनके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। वैसे भी 4 महीने आपके पास है, आपने प्रिपरेशन करी होगी। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ चुका है, वॉइसेस, जिसमें हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को पढ़ेंगे, यानी कि एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, वो कॉन्सेप्ट मैं आपका डिटेल के साथ क्लियर करने वाला हूं। क्योंकि फ्रेंड्स आपके एग्जाम में डायरेक्टली वॉइसेस से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि 4 मार्क्स आपके पक्के हैं अगर आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। और इतने अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपने कभी भी नहीं सीखा होगा। जो लोग बिल्कुल बिगिनर है ना, जिन्होंने बिल्कुल भी पैसिव वॉइस या फिर एक्टिव वॉइस नहीं पढ़ा, वो भी अच्छे से समझ जाएंगे और 4 मार्क्स लेकर आएंगे, फटाक से आंसर लेकर आ जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही। और फ्रेंड्स 3-4 घंटे मैं बीच में गैप देकर कहीं चला गया था लास्ट वाला टॉपिक के बाद, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया था। जो हमारी जनरल अवेयरनेस की बुक है उनका कंसाइनमेंट आना था, तो कॉल आई मुझे अचानक से कि ट्रक बाहर ही खड़ा हुआ है, तो सभी बुक उतरवाई, गोडाउन के अंदर साइन वगैरह करने होते हैं, वो सभी काम निपटा के दोबारा मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। तो काफी सारे लोग की जो कंप्लेंट थी ना कि भैया बुक आउट ऑफ स्टॉक जा रही है, तो जाके चेक करिए, बुक अवेलेबल हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और तैयारी में कमी मत छोड़िएगा। टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये है क्या। वॉइसेस सबसे पहले हमारा है एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। वॉइसेस जो हमारा एक्टिव वॉइस है, क्या होता है एक्टिव वॉइस? मतलब अगर सेंटेंस में कोई एक्शन सब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा हो, कोई एक्शन सब्जेक्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा हो, जैसे पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है पुलिस, हिम क्या है ऑब्जेक्ट, यानी कि पुलिस ने, सब्जेक्ट ने हिम के ऊपर एक्शन किया, ऑब्जेक्ट को अरेस्ट किया, तो ये हो गया हमारा क्लियरली एक्टिव वॉइस। समझ गए ना, जहां पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन कर रहा हो। पैसिव वॉइस का क्या है? जहां पर सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन हो रहा हो, ठीक है, जहां पर सब्जेक्ट एक्शन का रिसिप्टेंट हो, जैसे कि हम बोलेंगे ही वॉज अरेस्टेड, यानी कि वो अरेस्ट हो चुका है, ठीक है, ही सब्जेक्ट है और उसके ऊपर एक्शन हो चुका है अरेस्ट होने का। समझ गए ना। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन करता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रिसिप्टेंट रहता है एक्शन का, सब्जेक्ट के ऊपर एक्शन होता है। ये क्लियर हो गया। यहां पर एक सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है, आई एम डूइंग दिस वर्क। ये इस पूरा जो ये पूरा लिखा हुआ है ना, इसका बेस है। इसी सेंटेंस से मैं आपका पूरा क्लियर करा दूंगा। फिर से ज्यादा एग्जांपल नहीं दे पाऊंगा, लेकिन काफी सारे एग्जांपल इस बार आपको दूंगा, तो निश्चिंत रहिए। तो अपने कुछ फॉर्मूले होते हैं, ये फॉर्मूले देख के बिल्कुल भी डरिएगा मत, बहुत आसान है, बस समझाने की देर है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये बताइए, क्या आपको टेंसेस के बारे में पता है? आपने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये क्या होते हैं, ठीक है, पता ही होगा। जहां पर प्रेजेंट टेंस है वहां पर इज आर एम का इस्तेमाल होता है, फ्यूचर है विल का इस्तेमाल होता है, वर्ब होती है जो है, और अगर हमारा पास्ट है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है। इसी में एक कंटीन्यूअस टेंस भी होता है, जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अगर कंटीन्यूअस टेंस है तो इज आर एम के साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो जाता है। अगर वोज वर्ब का इस्तेमाल होता है, ठीक है, वहां पर अगर पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, वोज वर्ब का इस्तेमाल हो जाता है। साथ ही परफेक्ट एक होता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब होता है कि काम हो चुका है, ठीक है, द वर्क हैज डन। तो यहां पर हैज हैव का
हैज हैव आता है, और जो वर्ब होती है उसकी थर्ड फॉर्म आती है डन। डू की थर्ड फॉर्म डन, मतलब काम हो चुका है, तो परफेक्ट टेंस ये होता है। तो इनका थोड़ा सा यहां पर काम है, इस वजह से मैंने आपको इसका बेसिक सा बता दिया। और कंटिन्यूअस में ये होता है कि काम चल रहा है, चलता आ रहा है। द वर्क इज डूइंग, मतलब काम हो रहा है, ही इज डूइंग द वर्क, वो काम कर रहा है, ये कंटिन्यूअस में आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, कुछ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इनको समझिएगा। एक्टिव वॉइस जो सेंटेंस होता है एकदम सिंपल सेंटेंस होगा, उसका जो बेस होता है यानी कि जो सेंटेंस बना होता है वो इस फॉर्मूले से बना होता है। यानी कि उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है। जैसे कि हो गया पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस क्या है हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, अरेस्टेड क्या है वो हमारा वर्ब हो जाएगा, और हिम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक एक्टिव वॉइस। अगर पैसिव वॉइस में हमें बनाना हो, पैसिव वॉइस की जो फॉर्मेशन होती है वो हमारी होगी ये वाली। ऑब्जेक्ट जो होगा पैसिव वॉइस में वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो होगा, मान लीजिए कोई सेंटेंस है, वो सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि वो यहां पर आएगा ऑब्जेक्ट की सब्जेक्ट की जगह। ये वाला ऑब्जेक्ट अगर यहां पर था, मैं सेंटेंस लिख देता हूं, एक सिंपल सा सेंटेंस बनाता हूं, ही रूट्स अ बुक, या ही रूट्स अ बुक, हाँ ही रूट अ बुक, ही रूट अ बुक, उसने एक किताब लिखी, इसका मतलब हो गया उसने एक किताब लिखी। अभी ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है, क्योंकि ही सब्जेक्ट है हमारा, रूट लिखने का काम हो रहा है, वर्ब है हमारा, साथ ही मतलब ऑब्जेक्ट हमारा बुक है। अब ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया। अब अगर हम इसको पैसिव वॉइस में करें तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। इस वाले को देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्या है यहां पर बुक है, तो ये आ जाएगा अ बुक, अ बुक। पैसिव वॉइस में चेंज कर रहा हूं मैं इसको, देखिए ठीक है, ध्यान से देखिए, अ बुक प्लस हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहां पर खाली वर्ब है एग्जैक्टली में, यहां पर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है हमारी, इज, आर, एम, हैव, हैज, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अ बुक हैज, अ बुक हैज, आगे ये हेल्पिंग वर्ब होगी। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अगर प्रेजेंट की है तो इज, आर, एम लगाते हैं, अगर पास्ट की है तो हैज लगाते हैं, पता है आपको तो। या परफेक्ट की है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, हैड का इस्तेमाल करेंगे। तो अब बुक हैज, अब आगे हमारी ये कह रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है यहां पर, रूट है, तो रूट की थर्ड फॉर्म। अब बुक रिटन, WRITTEN, रूट की राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न होती है, राइट रूट रिटर्न। तो यहां पर हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी इसके अकॉर्डिंग, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर बाई का इस्तेमाल करना होता है, साथ ही बाई का इस्तेमाल कर दिया। अब यहां पर ये कह रहा है कि सब्जेक्ट यहां पर रखो लाकर, जो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है उसको यहां पर रखो, क्योंकि ऑब्जेक्ट पहले चला गया, सब्जेक्ट यहां पर आएगा। सब्जेक्ट क्या है सेंटेंस में, ही है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। ये हो गया हमारा हिम। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, अ बुक हैज रिटन बाय हिम। ये सेंटेंस बन गया पैसिव वॉइस का। पहले क्या था, ही रूट अ बुक, ये एक्टिव वॉइस का था, अ बुक हैज रिटन बाय हिम। फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड करता है, बस ये फॉर्मूला माइंड में बैठा लीजिए, आप हर एक क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। पैसिव वॉइस में करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद बाई लगाते हैं, और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है। अब देखिए, अगर ही है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम होगा। ठीक है, इस प्रकार होते हैं। तो ऐसे आपको बनाना है, ये नहीं कि यहां पर अगर ही लिखा है तो आप यहां पर भी ही जाके लिख दोगे, अ बुक हैज रिटन बाय ही, नहीं, ही का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो हिम बनेगा। अ बुक हैज रिटन बाय हिम। ये तो सेंस से भी पता चल जाता है, जिन लोगों को नहीं आती ग्रामर वो सेंटेंस की सेंस को समझ के भी लगा सकता है फिलहाल तक। तो ठीक है, ये फॉर्मेशन बनेगी। तो ये तो फ्रेंड्स बेसिक फॉर्मूला हो गया, एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ये तो मैंने जो आपको बताया। अब सेंटेंस में वेरिएशन भी तो आएंगी, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर सिंपल कॉन्टिन्यूअस टेंस आएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, साथ ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा। इनको कैसे फेज करेंगे, मॉडल भी आएंगे, उनको कैसे फेज करेंगे, तो चलिए समझाता हूं।
सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस ले लीजिए, ठीक है, प्रेजेंट टेंस जो काम प्रेजेंट में हो रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से एक सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। ही राइट्स अ बुक, वो एक किताब लिखता है, प्रेजेंट हो गया। पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला यहीं से ही लगेगा, ऑब्जेक्ट जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा। अब प्रेजेंट का अगर मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है, सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां पर इज आर एम का इस्तेमाल करते हैं, सब लोग को पता है, ही इज, दे आर, ऐसे इस्तेमाल करते हैं, तो इज आर एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। यहां पर बाय अगर प्रेजेंट का टेंस है और सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट का टेंस है या फिर सिंपल फ्यूचर का टेंस है, तो वहां पर बाय का इस्तेमाल करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद। देखिए ऑब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जो यहां पर होता है उसका सब्जेक्ट, समझ गए। अब सेंटेंस फॉर्मेशन देख लें किस तरीके से बनेगी। एक सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, ये वाला ले लीजिए पहले, क्योंकि इसमें विल आ रहा है, मैंने अभी तक आपको फ्यूचर का नहीं बताया, तो ये देखिए फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का एक है सब्जेक्ट, फ्यूचर में क्या लगा देते हैं, विल का इस्तेमाल करते हैं, सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां पर इज आर एम प्रेजेंट में अगर लग रहा है, फ्यूचर का टेंस हो गया है, तो फ्यूचर ये हमारा है, फ्यूचर में सेल विल का इस्तेमाल कर देंगे, और फ्यूचर में बी का इस्तेमाल हमेशा करना है, इस बात का ध्यान रखिए, विल बी। अगर फ्यूचर का टेंस है, पास्ट अभी बताऊंगा, पास्ट मैंने मिस कर दिया, मैं आपको बताऊंगा क्यों करा। अगर फ्यूचर का टेंस है तो वहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे, वो तो पता ही है, विल के साथ बी का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर तो डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही थी, लेकिन यहां पर शैल बी या फिर विल बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और फिर सेम टू सेम। अगर पास्ट का टेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है कोई, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको पता है आती है, तो यहां पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट सेम टू सेम चीजें लिखी जाएंगी। वॉज वर आपको पता है, अगर पास्ट की बात हो रही है, ही वॉज रन, वो भागा था, ठीक है, ही वॉज मतलब इस टाइप का, वह वहां गया था, ही वेंट टू गो, इस टाइप के जो बनते हैं। यानी कि अगर पास्ट की बात हो रही है तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, ऐसे लगता है। तीनों ही टेंस की फॉर्मेट में कोई डिफरेंस नहीं है, बस फ्यूचर की अगर बात हो रही है, विल सेल की बात हो रही है, बस उसके साथ बी का इस्तेमाल कर देना है, वरना फॉर्मेशन सेम रहेगी, ऑब्जेक्ट इज आर एम हेल्पिंग वर्ब, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगी। एग्जांपल देखते हैं, ये एक सेंटेंस है, आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस। टॉलरेट होता है सहन करना, नॉनसेंस को तो पता ही है, मतलब बदतमीज, इस टाइप की कुछ भी। तो देखिए आई विल नॉट टॉलरेट दिस नॉनसेंस, अब इसको पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। पता चल गया आपको विल के फ्यूचर का टेंस है, ठीक है, फ्यूचर का टेंस है तो विल है, तो बी का तो इस्तेमाल करना ही करना है, अभी मैंने आपको बताया, विल है, बी का इस्तेमाल होगा। अब फॉर्मेशन देखिए किस तरीके से, आई है ये तो बाद में चला जाएगा, सबसे पहले पकड़िए इसका ऑब्जेक्ट इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये मैंने यहां पर इस वाले के अकॉर्डिंग, हाँ ये ऑब्जेक्ट, यहां से ऑब्जेक्ट क्या है, नॉनसेंस, दिस नॉनसेंस पहले लिखा। यहां पर देखिए विल शैल का इस्तेमाल करेंगे, विल आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है तो नोट तो कहीं जाएगा नहीं, दिस नॉनसेंस वहां से आया ऑब्जेक्ट उठ के, दिस नॉनसेंस विल नॉट। अब विल के बाद एक चीज बताई थी बी का इस्तेमाल यहीं पर कर दीजिएगा, विल नॉट बी, क्योंकि फ्यूचर का टेंस है तो बी का इस्तेमाल करेंगे। टॉलरेटेड हो जाएगा, क्योंकि यहां पर एक चीज बताई थी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तीनों ही फॉर्मेट में, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो या फिर फ्यूचर का हो, तो टॉलरेट की टॉलरेटेड। बाय बताया था कि बाय का इस्तेमाल जरूर होगा पैसिव वॉइस में करने के लिए चेंज, अगर सिंपल टेंस है कोई तो बाय का इस्तेमाल कर दिया। और मी कहां से आया, आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा, इसलिए मी का इस्तेमाल यहां पर कर दिया गया। तो पूरा सेंटेंस क्या बन गया, दिस नॉनसेंस विल नॉट बी टॉलरेटेड बाय हिम। समझ गए होंगे ना, एक बार फिर से बताता हूं, दिस नॉनसेंस यहां पर ऑब्जेक्ट है तो इसको एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, दिस नॉनसेंस। विल फ्यूचर का टेंस है तो विल लिख देंगे, नेगेटिव है नोट ऐसा का ऐसा ही रहेगा। फ्यूचर का टेंस है तो बी का इस्तेमाल करेंगे, कर दिया है। टॉलरेट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है तो टॉलरेटेड कर देंगे। बाय आपका आएगा, बाय यहां पर लगा दिया है हमने, साथ ही मी इसलिए लगा है क्योंकि यहां पर आई का ऑब्जेक्ट होता है मी। तो ये हमारा पूरा सेंटेंस बन जाता है इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है।
एक और सेंटेंस देख ले क्या? चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स। अब तक बात हो रही थी सिंपल फ्यूचर की, अब ये मॉडल आ गया, इसको थोड़ा सा स्किप करते हैं और चले जाते हैं कंटिन्यूअस के ऊपर। समझ गए? कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस क्या होता है? अभी तक तो हमने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल परफेक्ट, सॉरी सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई काम कंटिन्यूअसली चला आ रहा है। ही इज रनिंग मतलब वो दौड़ रहा है। ही वॉज रनिंग मतलब वो दौड़ रहा था, काम चल रहा था। ठीक है। कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आईएनजी वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल होता है, चाहे वे फ्यूचर में हो। ही विल रनिंग वो दौड़ रहा होगा, या फिर ही वॉज रनिंग वो दौड़ रहा था, या फिर ही इज रनिंग वो दौड़ रहा है। आईएनजी रन वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी का इस्तेमाल कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा होगा। ठीक है फ्रेंड, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस लिख दिया है, समझ लीजिएगा, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस हो, या फिर पास्ट कंटिन्यूअस हो, फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। सब्जेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की फॉर्मेशन होती है एक्टिव वॉइस की। सब्जेक्ट पहले आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही इज आरएम, ही इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, रन ही इज रन प्लस आईएनजी, ही इज रनिंग ऑब्जेक्ट, अगर कुछ भी होगा वहां पर ऑब्जेक्ट, तो मैंने बनाया था ही इज रनिंग। ही इज रनिंग रेगुलरली ऑब्जेक्ट, ही इज रनिंग रेगुलर, ही इज रनिंग ऑन रोड, तो ऑब्जेक्ट तो यहां पर कुछ भी लगा लेंगे, लेकिन फॉर्मेशन वही बन रहा है, ही इज रनिंग प्लस आईएनजी। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, फॉर्मूला क्या है ये देखिए। सेम टू सेम कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट तो आपका हमेशा स्टार्टिंग में आएगा ही। यहां पर कुछ भी है, अगर वो सड़क के ऊपर दौड़ रहा है तो रन मतलब यहां पर द रन कुछ भी ऐसे करके आ जाएगा। सॉरी ये मॉडल है, नीचे ये ऑब्जेक्ट है। इज आरएम कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा आएगा। अगर प्रेजेंट का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज आरएम का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस है, वाज वर का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो हम विल का इस्तेमाल करते हैं, आपको तो पता ही है। नेक्स्ट है बीइंग, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर बी आया था तो यहां पर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। जहां पर भी हम वर्ब की हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, बी आएगा। ठीक है, फॉर्मेशन देखिए इसकी, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, ये सभी चीजें सेम है। वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट, बस जहां पर बी है यहां पर बीइंग लग गया, इतना सा डिफरेंस हुआ है। ठीक है, जितने भी कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस आपके सामने आएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मेशन बनेगी। एक सेंटेंस देख लेते हैं, ये वाला, दे आर लाफिंग एट यू। ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपके ऊपर हंस रहे हैं। दे आर लाफिंग एट यू। अब ये सेंटेंस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, काम हो रहा है मतलब वो आपके ऊपर हंस रहे हैं। यहां पर वाज वर्ड नहीं आता, नहीं तो हम ये बोलते कि वो आप पर हंस रहे थे। विल आता तो वो आप पर हंस रहे होंगे, हम ऐसा बोलते। लेकिन ये आर से पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है, तो इसको कैसे मैनेज करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यू ऑब्जेक्ट है, हमेशा आपको बताता हूं फॉर्मूला। यहां पर देखिए ये वाला हमारा कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला चल रहा है। सब्जेक्ट है ये, हाँ, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट हम स्टार्टिंग में लिख देंगे यू, ऑब्जेक्ट यू रख दिया। सेकंड मैंने आपको बताया इज आरएम, अगर कुछ है तो आर का इस्तेमाल कर दिया क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस है। थर्ड मैंने आपको बताया बीइंग का इस्तेमाल जरूर करना है, क्योंकि कंटिन्यूअस की बात हो रही है तो बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला कह रहा है कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। वर्ब यहां पर क्या है, लाफिंग वर्ब है, क्योंकि वर्ब होती है कि कुछ काम हो रहा है। लाफ, रन, ये काम हो रहे हैं, तो यहां पर हंसने का काम हो रहा है, तो लाफिंग है यहां पर। तो लाफ का थर्ड फॉर्म क्या होगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, हो जाएगी लाफ्ड, लाफ लगा दिया। एट हमारा सेम रहेगा और यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बाय का इस्तेमाल करना था, यहां पर बाय का इस्तेमाल कर दिया। और यहां पर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लिख देना है, जो कि सेंटेंस में सब्जेक्ट था दे को सब्जेक्ट को एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस रेडी हो गया। कितना आसान था, देखा आपने। आप किसी भी सेंटेंस को आसानी से यार एग्जाम में सोल्व कर लोगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यू आर बीइंग लाफ्ड एट बाय देम। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा एक कॉन्टिन्यूअस का टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है। यहां पर वाज वर हो सकता था, वो पास्ट का बन जाता, विल वगैरह होता तो फ्यूचर का बन जाता। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताया हूं। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूअस का। आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। एग्जाम में अगर कॉन्टिन्यूअस से रिलेटेड कोई पूछा जाए कि
पैसिव वॉइस में क्या होगा ये सही सेंटेंस, तो आप उसको नहीं छोड़ेंगे, मैं ऐसी उम्मीद लगा रहा हूं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा परफेक्ट टेंस। सिंपल देख लिया, कॉन्टिन्यूअस देख लिया, अब देखते हैं परफेक्ट टेंस। चाहे वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, तीनों की फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम बनेगी। देखिए सब्जेक्ट, अब इतना ही नहीं कि लेक्चर देख लिया बस हो गया काम। फ्रेंड्स अगर आपको पैसिव वॉइस सीखना है, आप सोच रहे हो कि एग्जाम में जो 2 क्वेश्चन आएंगे उनको मैं क्रैक कर लूं, ये आपने देखा, प्लीज यार बुक उठाइएगा और थोड़ा दिमाग लगा के उसको 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट 50 मिनट 1 घंटा देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने आपको क्या क्या रूल बताए हैं, तो आप ज्यादा बेटर सीख पाओगे। और बाकी जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, उनको सोल्व करने की कोशिश करिएगा, उनके ऊपर प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस मजबूत हो जाएगी। क्योंकि ये तो हम लास्ट टाइम में कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हम कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा तो कवर नहीं करा सकता। एक्टिव और पैसिव वॉइस वरना 3-4 लेक्चर में खत्म होगा, इतना बड़ा पोर्शन है ये। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारा परफेक्ट टेंसेज। परफेक्ट टेंस की काम हो चुका है, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम हैव हैज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, काम हो चुका है, जैसे कि ही हैज रीच्ड देयर, मतलब वो वहां पर पहुंच चुका है, ये इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर्मेशन क्या बनती है परफेक्ट टेंस की? सब्जेक्ट होता है हैव हैज, मैंने आपको बताया इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी एग्जांपल देके रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड बताया, और ऑब्जेक्ट, ये सिंपल सी फॉर्मेशन होती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ये वाला देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पता है मुझे मार्कर बहुत ज्यादा चला चुका हूं इसके ऊपर, और ये कोई डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, मुश्किल हो रही होगी दिखाई देने में, लेकिन फ्रेंड्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि यार कोई भी प्लानिंग नहीं थी। जब आप लोगों ने इतनी डिमांड की कि भैया इंग्लिश की भी मैराथन लेकर आइए, तब तुरंत बस लग गया मैं, इतना ज्यादा मतलब कोई प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसे ऐसे पीपीटी बनाऊंगा, वरना मैं आपको प्रॉपर डिस्प्ले के ऊपर भी करा सकता था। देखिए फ्रेंड्स परफेक्ट की अगर बात हो रही है तो यहां पर सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये तो आना ही है, ये जो सिंपल हमारा चलता आ रहा है वो तो है ही, ये फॉर्मूला तो है ही। ऑब्जेक्ट आ गया ऐसा का ऐसा ही, उसके साथ हैज या हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज हैव का इस्तेमाल होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है, उसके हिसाब से अगर प्लूरल है तो हैव का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि यार ये तो बेसिक सी चीज ही है, अब ये बताने का तो टाइम है ही नहीं। परफेक्ट टेंस में हमेशा बीन का इस्तेमाल करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब के बाद, बीन का इस्तेमाल, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। अभी कॉन्टिन्यूअस टेंस में मैंने आपको क्या बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद किसका इस्तेमाल करते हैं, बीइंग का इस्तेमाल करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और बीन BEEN का इस्तेमाल करते हैं परफेक्ट टेंसेस में। अगर ये बात आपके दिमाग में चिपक गई तो फिर तो कोई आपको रोक नहीं सकता दोनों क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए। बीन के बाद सेम टू सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेम टू सेम बाय, सेम टू सेम सब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देना है, और कोई चेंज नहीं, बस परफेक्ट में आपको बीन लगा देना है बीइंग की जगह, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल देखिए, ये परफेक्ट टेंस का एग्जांपल है, ठीक है फ्रेंड्स। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, कि न्यूज ने हमें सरप्राइज कर दिया, ठीक है, एकदम भौचक्का कर दिया, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे, फॉर्मेशन देखिए, हमेशा आपको पता है कि ऑब्जेक्ट, क्योंकि एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट यहां पर इस्तेमाल करेंगे। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी, क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट अस होता है, ठीक है, अस वी। अब हैव हैज का सेम इस्तेमाल होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। हैव, वी की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है, हम हैं तो हैव का इस्तेमाल कर दिया। मैंने आपको बताया था साथ ही सरप्राइज, सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी यूज हो रखी है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज मैंने यहां पर देखी है, पता नहीं आपने इस चीज को नोट किया है कि नहीं। द न्यूज हैज सरप्राइज्ड अस, मैंने क्या बोला, वी हैव, और सीधा मैं सरप्राइज्ड के ऊपर चला गया। यहां पर बीन आएगा, ठीक है, यहां पर बीन लिखा हुआ है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑब्जेक्ट आ गया वी, साथ ही हैव आ गया, साथ ही इसके बाद बीन आना चाहिए ना, तो यहां पर बीन आ गया। सरप्राइज्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, एट हमारा आ गया, और साथ द न्यूज, ये वाला देखिए, ये हमारा जो सब्जेक्ट है यहां पर चला गया, तो सेंटेंस रेडी हो गया। वी हैव बीन सरप्राइज्ड एट द न्यूज अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, ये रेडी हुआ है सेंटेंस, ठीक है। बस कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस उसमें बीइंग आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसमें परफेक्ट में बीन आ जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद।
कंटिन्यूअस का भी एग्जांपल दे दूं, हाँ ये देखिए, यू आर नॉट टेकिंग द एग्जाम सीरियसली, यानी कि तुम अपने एग्जाम को सीरियसली नहीं ले रहे थे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, अब देखिए, द एग्जाम ये क्या है हमारा, ये इसमें तो ऑब्जेक्टिव है लेकिन हम इसको एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये वाला कंटिन्यूअस का तो यही है ना, नोट कर लीजिए यार ये चीजें। द एग्जाम वोज वर इस्तेमाल करेंगे, वोज वर से पता चल रहा है कि सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होने की वजह से हम यहां पर वोज का इस्तेमाल कर देंगे, द एग्जाम वोज, क्योंकि यहां पर एग्जाम सिंगुलर है, वोज आ जाएगा। यहां पर यू तुम हो रहा है, प्लूरल है तो वर का इस्तेमाल था। ये भी चीजें बारीकी से समझनी होती है, कहीं आपने द एग्जाम वर कर दिया ये गलती हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो सब्जेक्ट है वो अब सिंगुलर हो चुका है। द एग्जाम वॉज, नोट नेगेटिव है तो नेगेटिव लगाएंगे। अब यहां पर देखिए, ये हमारी जो है हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब में क्या चीज मैंने आपको अभी बताई थी, हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आ जाएगा कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो बीइंग आ गया। अब बात आती है वर्ब की, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। टेक की थर्ड फॉर्म क्या है, टेकन है, सीरियसली हमारा आ जाएगा। और बाय का इस्तेमाल तो होता ही है, आपको बता ही रहा था, बाय हमारा सेम आ जाएगा। यू हमारा कहां से आया, यू यहां से आया, यू का ऑब्जेक्ट यू। द एग्जाम वॉज नॉट बीइंग टेकन सीरियसली बाय यू, ये इसका बन गया, ये हो गया कॉन्टिन्यूअस का। समझ गए ना, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का एक सेंटेंस था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और जो कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस बीइंग परफेक्ट में और बीइंग कॉन्टिन्यूअस में इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला है, और शायद लास्ट ना हो, हाँ 2 हो रहे हैं बस। फ्रेंड्स, एक सेंटेंस की फॉर्मेशन एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है जहां पर टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है, यानी कि कोई सेंटेंस दे देंगे और उसमें टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो उसको कैसे मैनेज करना है, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया किसी किसी सेंटेंस में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है। आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट, आई एम टू डू इट है। यहां पर देखिए मैंने आपको क्या बताया, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू हमारा आ गया और डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो ये सेंटेंस है, इसको कैसे मैनेज करेंगे। अगर किसी सेंटेंस में टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक साथ आ जाए तो उसकी फॉर्मेशन बनेगी, टू सेम रहेगा, बी आ जाएगा हमारा टू के बाद, बी का इस्तेमाल करेंगे, यहां पर बी लगाएंगे, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना तो उसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। ये वाली हमारी फॉर्मेशन रहेगी, ये फॉर्मूला है, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले बहुत है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए आई एम टू डू इट, अब इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे, इट एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर लिया, एम आपको अभी बताया था इज आर एम, यहां पर सिंगुलर हो गया तो इज का इस्तेमाल कर लिया, टू आ रहा है तो टू के बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बी का इस्तेमाल कर दिया। अब डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहां पर अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा, डू की थर्ड फॉर्म है डन। ठीक है, और बाय का तो इस्तेमाल होना ही, आपको बताए बाय का तो इस्तेमाल होता ही है इस सेंटेंस को बनाने में। ये देखिए बाय तो बनेगा ही क्योंकि पैसिव वॉइस है, बाय मी, आई का ऑब्जेक्ट हो गया मी, तो इट इज टू डू, इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन बाय मी, ये इसका फॉर्मेशन बन जाएगी। अब एक और लास्ट फॉर्मूला है, उसको भी समझ लीजिए। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन ये भी बनती है सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज या फिर हैड। सेंटेंस में हैव, हैज, हैड आ जाता है, प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर किसी सेंटेंस में हैव, हैज या हैड आ गया, ठीक है, मतलब परफेक्ट टेंस है, ठीक है, परफेक्ट या फिर परफेक्ट, हाँ परफेक्ट और उसके साथ टू आ जाए, किसी सेंटेंस में कोई सेंटेंस परफेक्ट हो, वर्ब यानी कि परफेक्ट हो और टू उसके साथ इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको कैसे करेंगे। एग्जाम्पल देता हूं, ये वाला देखिए, ये बता रहा हूं मैं आपको, सब्जेक्ट है, साथ ही हैव, हैज, हैड है और टू है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट तो आ जाएगा स्टार्टिंग में, हैव, हैज, हैड सेम रखा जाएगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर हैव है तो हैव, हैज, हैड है। अब देखिए यहां पर टू है, टू भी एब्सोल्युटली सेम रहेगा। अब टू के बाद बी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस में कर रहे हैं इसको। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, सेम ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा क्योंकि यहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हो गया, और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट, क्योंकि पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो बाई का तो इस्तेमाल होगा ही अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला।
ठीक है, बाई का इस्तेमाल करा और फॉर्मेशन बना दी। सेंटेंस देखिए, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। मैंने आपको क्या बताया था, अगर हैव हैज हैड के साथ टू आ जाए तो उस सेंटेंस को कैसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। यहां पर देखिए सब्जेक्ट है हमारा हैव, क्या है ये हमारा, ये पता चल रहा है हैव हैज हैड आ गया और इसके बाद टू आ गया, यानी कि ये वो सेंटेंस है जिसमें हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो देखिए इसको कैसे करें, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। सबसे पहले वर्क ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लिखेंगे, दिस वर्क, यानी कि दिस वर्क है, दिस वर्क यहां पर आ गया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला। नेक्स्ट है हैव हैज है। हैव हैज आप कब लगाओगे, जैसे कि इजारे में मैंने आपको बताया था, वो तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही लगाओगे। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपका हैज आएगा, अगर प्लूरल है तो हैव आएगा। दिस वर्क सिंगुलर है, वर्क, हैज का इस्तेमाल कर देंगे, टू सेम टू सेम रहेगा, यहां पर सेम रहा। बी का इस्तेमाल करना है, टू के बाद बी का इस्तेमाल कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां अगर है तो इसकी जगह देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। फिनिश क्या है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, फिनिश्ड होगा। बी के बाद फिनिश का इस्तेमाल हो गया और उसके बाद बाई का इस्तेमाल तो करना ही है, बाई का इस्तेमाल हो गया और उसके बाद आ जाता है हमारा सब्जेक्ट, यानी कि जो चीज यहां पर है उसको एज अ ऑब्जेक्ट करके लिखना है। आई का ऑब्जेक्ट मी हो जाएगा। तो सेंटेंस की फॉर्मेशन बन गई हमारी, दिस वर्क हैज टू बी फिनिश्ड बाय मी अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला द सेंटेंस हैज बीन कंप्लीटेड। समझ गए ना, इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। एक्टिव और पैसिव वॉइस से इजी सेक्शन मुझे कुछ नहीं लगता। नरेशन भी बहुत ज्यादा इजी है लेकिन ये बहुत ज्यादा इजी है। अगर आप इसकी फॉर्मेशन समझ गए ना, आप कभी भी नहीं भूल जाओगे। तो ये थे इंपॉर्टेंट। अब बहुत ज्यादा इंटेरोगेटिव के भी रूल है यार, लेकिन इंपॉर्टेंट यही है, ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये रूल सबसे ज्यादा अप्लाई होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, एक तरीका तो सुपरफास्ट मैराथन का ये भी था कि एक प्रॉपर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन में लगाता रहता, आपको बताता कि इस क्वेश्चन में एरर क्या है और एरर क्यों है, इस एरर को कैसे निकालेंगे, ये इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कौन सा रूल लगेगा, तब इस क्वेश्चन को हम बता सकते हैं कि कौन से पार्ट में एरर है। और मैं आपको 300-400 ऐसे क्वेश्चन करा देता। अब वो तो पॉसिबल नहीं है। अब ये फॉर्मूला मैंने आपको निकाला है कि एक एक टॉपिक को पकड़ो, जैसे कि एक्टिव पैसिव वॉइस है, इंपॉर्टेंट है, पता है सबको, 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 मार्क्स आपको यहां से मिल सकते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैं आपके पक्के करा सकता हूं। ऐसे ही मैंने नरेशन का बता दिया, 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन मैंने आपके पक्के करा दिए। मॉडल आपका करा दिया, स्पेलिंग रूल मैंने आपको करा दिया। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे यार। नोट कर सको तो करिए नोट। तो फाइनली ये टॉपिक खत्म होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। स्पोर्टिंग एरर आपकी उसी टॉपिक के अंदर से सबसे ज्यादा पूछी जाती है, या फिर सेंटेंस करेक्शन जो सेक्शन होता है वो भी उसी के अंदर से सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो है हमारा कंजक्शन। काफी इजी है, इजी तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का मान लीजिए, लेकिन मैं आपको कवर करा दूंगा। जो इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट चीजें है, वो तो मैं आपको डेफिनेटली कवर करा दूंगा। तो चलिए इसको फटाफट रब करता हूं और मेंशन करता हूं, यानी कि यहां पर नोट डाउन कर देता हूं कंजक्शन को। तो फ्रेंड्स फाइनली आपके सामने आ चुका है एक और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, कंजक्शन। फ्रेंड्स ये इतना इंपोर्टेंट टॉपिक है कि इससे रिलेटेड आपको अपने एग्जाम में 4 से 6 मार्क्स का पोर्शन देखने को मिलेगा और काफी सारे लोग इसे कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं और ऑब्वियसली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है भी। कंजक्शन 1, 2, 3, 4 लेक्चर में समझ आने वाली चीज नहीं है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फिलहाल हमारे पास टाइम कम है। जो इंपोर्टेंट रूल है, जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनसे रिलेटेड अक्सर एरर पूछी जाती है, वो आपके सामने डिस्कस करूंगा। अगर आप इन चीजों को समझ गए तो यार आपकी बात बन जाएगी। जितने भी क्वेश्चन आएंगे कंजक्शन से रिलेटेड, चाहे वो स्पोर्टिंग एरर की फॉर्म में या फिर फिल इन द ब्लैंक की फॉर्म में हो, आप उनको चुटकियों में कवर कर जाओगे। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कंजक्शन होता क्या है। 3-4 महीने से प्रिपरेशन कर रही हो, ऑब्वियसली इतना तो पता ही होगा। देखिए फ्रेंड्स, कंजक्शन एक वर्ड है या फिर बहुत सारे वर्ड का एक ग्रुप है जो कि 2 सेंटेंस को या फिर 2 वर्ड को या फिर 2 फ्रेजेस को आपस में जोड़ता है। उसी को ही हम कंजक्शन बोलेंगे। वो वर्ड भी हो सकता है, फिर एक ग्रुप भी हो सकता है वर्ड का, यानी कि एक से अधिक वर्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि सो एक वर्ड है, कंजक्शन है। नाइदर, वेदर, नॉट ओनली, सच एज, ये सब हमारे कंजक्शन है। दैट, नोर, और। बात हो रही है ग्रुप ऑफ वर्ड की, तो नॉट ओनली 2 वर्ड, नो ओनली मतलब नॉट ओनली यहां पर है, तो ये 2 वर्ड हो गए। नॉट ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड इसे बोलेंगे, तो ये भी हमारा कंजक्शन है, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस को आगे चल के जोड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा कंजक्शन होता है। अब
एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस यहां पर नोट डाउन किया, राम एंड श्याम विल कम। एंड भी एक हमारा कंजक्शन है, हालांकि यहां पर नोट नहीं किया हुआ है क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंजक्शन है जो कि मैं आपको समझाऊंगा। बुक खोलिएगा, कंजक्शन वाला पार्ट देखिएगा, समझिएगा कि कौन कौन से वर्ड हमारे कंजक्शन के रूप में काम करते हैं। एंड भी एक कंजक्शन होता है क्योंकि ये हमारे दो वर्ड को जोड़ रहा है, नाउन को जोड़ रहा है। राम एक नाउन है, श्याम भी एक नाउन है, राम एंड श्याम विल कम। इस सेंटेंस में इसने दो वर्ड को जोड़ा तो एंड हमारा कंजक्शन के रूप में काम कर गया। यहां पर समझ गए? क्लियर है? बहुत ही बेसिक सा फंडा है। अब देखिए फ्रेंड्स, रूल बताने से पहले कुछ मैंने कंजक्शन यहां पर नोट डाउन किया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये समझ गए तो एग्जाम में समझ लीजिएगा कि आपने कंजक्शन कवर कर लिया। देखिए फ्रेंड्स, जो सो हमारा कंजक्शन और दैट है, ये कुछ ऐसे कंजक्शंस है जो कि एक के दूसरे के बिना सेंटेंस में नहीं आएंगे। अगर उसका पेयर नहीं है, यानी कि उसका साथी नहीं है, जैसे कि सो का साथी दैट है, नाइदर का साथी नोर है, वेदर का साथी और है। अगर सो का साथी सेंटेंस में दैट नहीं है, अकेला सेंटेंस में सो तो आ गया लेकिन उस सेंटेंस में आगे चल के दैट नहीं आया, इसका मतलब वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, वो सेंटेंस गलत है। अगर सो आ रहा है उसी सेंटेंस में दैट भी आना जरूरी है। नाइदर आ रहा है तो उसी सेंटेंस में नोर भी आना जरूरी है। वेदर आ रहा है उसी सेंटेंस में और भी आना जरूरी है। नॉट ओनली आ रहा है तो आगे चल के बट ऑल्सो आना चाहिए। सच दैट एज नो सोनर देन स्क्रेसली व्हेन हार्डली व्हेन लीस्ट शुड, ऐसे ये चलते हैं, यानी कि ये एक साथ सेंटेंस में आएंगे। तो देखिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो गई। जो लोग नहीं समझते सेंटेंस फॉर्मेशन, अगर वो केवल इतना देख लें एक बार सेंटेंस में कि ये वर्ड हैं और आगे चल के इनमें से अगर है तो सेंटेंस सही है, अगर इनमें से नहीं है कोई भी वर्ड उनकी जगह कोई और है, मतलब वहां पर गड़बड़ है, एरर है। ठीक है, समझ गए ना ये वाला फंडा? तो इनको नोट डाउन कर लीजिएगा या फिर इसको लर्न कर लीजिएगा। अब देखिए रूल की तरफ हम बढ़ेंगे। रूल नंबर फर्स्ट है हमारा। सबसे पहले मैंने आपको यहां पर नोट ओनली दिखाया है। नोट ओनली बट ऑल्सो, ये एक पेयर हो गया, बोथ एंड हो गया और एक हो गया एज वेल एज। इनसे रिलेटेड सबसे ज्यादा एग्जाम में एरर दिखाते हैं, क्वेश्चन आते हैं, तो इनके ऊपर एक रूल बनाया हुआ है, उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक सेंटेंस है नोट ओनली वाला, ही इज नॉट ओनली डिसऑनेस्ट बट ऑल्सो लेजी, यानी कि वो केवल बेईमान ही नहीं बल्कि वो आलसी भी है। तो यहां पर क्या आया? नॉट ओनली। अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहां पर क्या है? नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो जरूर आएगा। तो देखिए यहां पर ही इज नॉट ओनली आया और उसकी जगह साथ साथ बट ऑल्सो भी आ गया, यानी कि ये सेंटेंस सही है। नॉट ओनली बट ऑल्सो आएगा, एग्जाम्पल था। नेक्स्ट है ही इज बोथ इंटेलिजेंस एंड हार्ड वर्किंग। ही इज बोथ इंटेलिजेंट, यानी कि वो दोनों ही है, इंटेलिजेंट भी है और हार्ड वर्किंग भी है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल बोथ के साथ एंड जरूर आएगा। ही इज बोथ आ गया और इंटेलिजेंट एंड भी आ गया। ही इज बोथ इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग, बोथ आया, उसी के साथ साथ एंड भी आया। सिंपल सा रूल है, समझ लीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में ही इज बोथ इंटेलिजेंट हार्ड वर्किंग ऑल्सो हार्ड वर्किंग मान लीजिए, यहां पर इन्होंने लिख दिया ही इज बोथ इंटेलिजेंट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, तो एक गलत हो जाएगा। आपको एरर निकाल देने की ये एरर है क्योंकि बोथ के साथ हमेशा एंड आएगा। नेक्स्ट एज वेल एज को ले लेते हैं। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, राम के साथ साथ उसके फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, इसका मतलब हो गया। देखिए एज वेल एज अगर आ रहा है कहीं तो एज वेल एज का इस्तेमाल इस तरीके से करेंगे, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, यानी कि दो हमारे नाउन या फिर प्रोनाउन को जोड़ने का ये काम करेगा। ये हमारा एज वेल एज आ गया, ये हमारा नाउन आ गया, ठीक है। हिज फ्रेंड्स यहां पर हमारा प्रोनाउन भी आ गया। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग, ठीक है। एज वेल एज एक साथ आएगा और वो उससे पहले नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, उसके बाद भी नाउन या फिर प्रोनाउन होगा, दोनों के एक साथ जोड़ेगा। क्लियर है? इजी सा है। नेक्स्ट है एक और नोट ओनली का देख लेते हैं। ही चीटेड नॉट ओनली हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो हिज पेरेंट्स, यानी कि वो ना कि केवल अपने दोस्तों को ही चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, बल्कि अपने पेरेंट्स को भी धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है। तो देखिए नॉट ओनली आया, हिज फ्रेंड्स बट ऑल्सो भी यहां पर आ गया, समझ गए ना। यानी कि नाउन प्रोनाउन को एक साथ जोड़ने का काम नॉट ओनली और बट ऑल्सो कर रहे हैं। सेंटेंस, दो सेंटेंस एक जगह जुड़ गए हैं यहां पर। अब नेक्स्ट रूल हमारा आता है ईदर नीदर। अब देखिए काफी सारे लोग ये वीडियो देख के बोलेंगे भैया आपकी प्रोनाउंसिएशन यहां पर गड़बड़ है। यहां पर ये ईदर होता है, मैं बोल रहा हूं कभी इसको आइदर कभी ईदर। देखिए इसको आइदर भी बोल सकते हैं, ईदर भी बोलते हैं, कुछ लोग ईदर बोलते हैं, कुछ लोग आइदर बोलते हैं। जब आप गूगल ट्रांसलेट पे प्रोनाउंसिएशन देखोगे तो वहां पर आइदर आएगा, ठीक है। कुछ लोग नीदर बोलते हैं, कुछ लोग नाइदर बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सही नाइदर आइदर बोलता हूं मैं। तो देखिए
आइदर अगर आ रहा है सेंटेंस में तो वो अपने साथ और को लेकर आएगा। आइदर का इस्तेमाल कब करेंगे? आइदर का इस्तेमाल जब करेंगे जबकि आपको दो कामों में से कुछ एक करना हो, ठीक है, दोनों में से एक। आइदर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं जहां पर सेंस आ रही हो। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। आइदर के साथ हमेशा और आएगा सेंटेंस में। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, उसके साथ हमेशा नोर आएगा। सेंटेंस में कहीं भी आइदर आ गया तो आंख बंद करके ढूंढ लीजिएगा, नहीं आंख खोल के ढूंढ लीजिएगा कि उसके साथ और होना जरूरी है। अगर और नहीं है तो सेंटेंस में गड़बड़ है। नाइदर अगर है उसके साथ नोर नहीं है तो सेंटेंस में गड़बड़ है। फॉर एग्जाम्पल, आइदर सिट क्वाइटली और गो अवे। देखिए आइदर आ गया, सिट क्वाइटली, इसी के साथ साथ और भी आ गया, मतलब सेंटेंस सही है, गो अवे। इसका मतलब है या तो चुप बैठो या फिर बाहर जाओ, या तो चुप बैठो या फिर जाओ। मतलब मैंने आपको बताया था ना, दोनों में से एक काम करना है। आइदर का मतलब है दोनों में से एक, या तो चुप बैठ जाओ या फिर जाओ यहां से, दोनों में से एक काम करना पड़ेगा। तो ठीक है, आइदर के साथ और आ गया। एक और एग्जांपल है नीदर नाइदर का। द पुअर विलेजर्स नाइदर द पुअर विलेजर नाइदर्स ग्रो नोर ईट वेजिटेबल। तो बस ऐसे ही नाइदर आ गया हमारा, ऐसे ही नोर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो फॉर्मेशन और भी अच्छे से बना सकता हूं उसकी मैं, और भी डिटेल से आपको समझा सकता हूं, और भी डीप रूल आपको बता सकता हूं, लेकिन फिलहाल इतना टाइम नहीं है यार। तो जो बेसिक सी चीजें हैं जो देखते ही पहचान लोगे, जो मतलब एक बेसिक सा फंडा है जिससे आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो, वो यही है फिलहाल। आइदर अगर आ रहा है तो उसके साथ और आएगा, नाइदर अगर आ रहा है तो उसके साथ नोर आएगा। एक और रूल है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। TOO, अगर सेंटेंस में आपको कहीं पर भी TOO टू दिख जाए तो वो अपने साथ टू को लेकर आएगा, इस वाले टू को। ये एक रूल है। अगर TOO दिख जाए तो वो अपने साथ टू को लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि बीच में टू का इस्तेमाल कर दिया TOO, और जहां पर TO का इस्तेमाल होना चाहिए वहां पर दैट का इस्तेमाल कर दिया, फॉर एग्जाम्पल। और सो दैट तो होता ही है, इसका तो आपको पता ही है। और जो टू है ये हमेशा सेंटेंस में आगे चल के जहां टू आएगा वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले आएगा। एक सेंटेंस है, ही इज सो टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। मतलब वो इतना थका हुआ है कि वो चल नहीं सकता। ही इज सो टायर्ड, सेंटेंस में सो आ रहा है, दैट ही कैन नॉट वॉक, यहां पर दैट आ रहा है। सेंटेंस तो ये भी सही है क्योंकि सो के साथ हमेशा दैट आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो जाए, सो की जगह यहां पर TOO आ जाए, ही इज टू टायर्ड दैट ही कैन नॉट वॉक, ये सेंटेंस यहीं पर गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर यहां पर टू आ रहा है तो इस रूल के अकॉर्डिंग टू की जगह यहां पर TOO का हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, दैट को हटाना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, ही इज टू टायर्ड टू वॉक, यानी कि वो थका हुआ चल नहीं सकता, ठीक है, चलने के लिए वो बहुत ज्यादा थका हुआ है, इसका मतलब ये है। ही इज टू टायर्ड टू वॉक, टू आया TOO तो वो अपने साथ ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म TO को लेकर आया। ये नहीं कि यहां पर सो आ गया और वहां पर आपने टू लिख दिया, या फिर यहां पर दैट आ गया और यहां पर आपने TOO लिख दिया, तो ये गलत हो जाएगा। तो फॉर्मूला यही बनेगा, TOO हमेशा अपने साथ टू लेकर आएगा और सो हमेशा अपने साथ दैट को लेकर आएगा। एक और से एग्जाम्पल है, इट इज टू हॉट टू गो आउट, यानी कि बहुत गर्मी है, बाहर नहीं जाया जा सकता। बाहर जाने के लिए बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी हो रही है, बाहर नहीं जाया जा सकता। इट इज सो, देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, TOO आ रहा है तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले TOO आ गया, सही है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अगर यहां पर इट इज सो, टू की जगह सो आ जाए तो फिर ये टू यहां पर काम नहीं करेगा। इट इज सो हॉट टू गो आउट, ये गलत हो जाएगा। अगर यहां पर सो हमें लिखना है, इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, बाहर बहुत गर्मी है जिस वजह से हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, तो यहां पर दैट का इस्तेमाल करेंगे। समझ गए, सो दैट का और TOO और टू का मतलब, तो यही इसका फंडा है। नेक्स्ट है ये वाला जो आप फॉर्मेशन देख रहे होंगे, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते ही आपको पता चल गया होगा कि भैया इंपॉर्टेंट तो ये वाला मटेरियल है। तो चलिए बताता हूं। एक होता है नो सूनर, रूल है नो सूनर जहां पर भी आ जाए वो सेंटेंस में अपने साथ देन को लेकर आएगा। कहीं अगर ऐसा लिखा हो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है नो सूनर से और आगे चल के उसमें व्हेन आ गया हो तो वो गलत है, वहां पर देन लेकर आएगा, नो सूनर हमेशा अपने साथ। हार्डली अगर आ रहा है यानी कि मुश्किल से,
हार्डली का मतलब मुश्किल से होता है, तो उसके साथ हमेशा वैन आएगा, ना कि देन। वैन हार्डली के साथ। अगर सेंटेंस में स्कार्सली आ रहा है तो ये अपने साथ हमेशा वैन लेकर आएगा। हार्डली स्कार्सली वैन लेकर आएगा, नो सूनर हमेशा देन लेकर आएगा। अब सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस की फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी। स्पोर्टिंग एरर में, क्लोज टेस्ट में, सेंटेंस रीअरेंज में, फिल इन द ब्लैंक्स में बहुत ज्यादा काम आता है ये। देखिए सेंटेंस है हमारा एग्जांपल के तौर पर, नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे। नो सूनर डिड ही सी मी व्हेन ही रन अवे, ये सेंटेंस है। अब बताइए गलत है या सही है? बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि यहां पर नो सूनर तो आपने देख लिया, अब इसमें वैन आ रहा है। मैंने आपको क्या बताया, नो सूनर अगर है तो वो अपने साथ देन लेकर आएगा, ना कि वैन। वैन आएगा हार्डली स्कैर्सली के साथ, तो ये वैन यहां पर गलत है, तो ये गलत सेंटेंस है। इसकी सही फॉर्मेशन बनेगी नो सूनर डिड है, मतलब थर्ड डिड है, पास में जा रहा है, हैड द थीफ सीन पास में चल रहा है, द पुलिस देन ही रन अवे, वो भाग गया एकदम से पुलिस को देखते ही। ठीक है, ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी, देन आएगा नो सूनर के साथ। अगर किसी जितने भी लोग को फॉर्मेशन नहीं आती हो कि सेंटेंस को बनाते कैसे हैं, कैसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, वो भी इसको आसानी से सोल्व कर लेंगे। बस आपको ये रूल याद रखना है, नो सूनर अगर आ रहा है तो वैन नहीं आएगा, देन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है, ध्यान से पढ़िए, हार्डली आई सो हिम देन आई स्टॉप्ड माई कार। अब आप बताइए ये सेंटेंस सही है या फिर गलत है, इसके कौन से पार्ट में एरर है ये बताना है। मान लीजिए तो आपने देखा हार्डली आ रहा है, हार्डली आई सो हिम, हार्डली आई सो हिम, ठीक है। देन आई स्टॉप माई कार, ये वाला पार्ट इसका यहां पर गलत हो जाता है, क्योंकि अभी अभी बताया हार्डली के साथ वैन आएगा, ना कि देन आएगा। देन आता है हमारा नो सूनर के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाला पोर्शन इसका गलत है। तो हार्डली इसको कैसे बनाएंगे हम, क्योंकि स्टॉप्ड वगैरह है तो ये हमारा पास्ट का टेंस हो जाता है। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार। हार्डली डिड आई सी हिम व्हेन आई स्टॉप माई कार, व्हेन का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि यहां पर हार्डली का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं एक। अब ऐसे ही स्कार्सली अगर आ रहा है तो उसके साथ हम व्हेन का इस्तेमाल करेंगे। स्कार्सली अगर आ रहा है तो व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, समझ गए ना। स्कार्सली अगर यहां पर आ रहा है तो उसके साथ व्हेन का इस्तेमाल करेंगे, सेंटेंस में व्हेन आगे जाके आएगा। इसका मतलब शायद ही होता है। वैसे सेंटेंस की सेंस के ऊपर काम करते हैं तीनों ही वर्ड, एग्जैक्ट मीनिंग को हम नहीं देखेंगे। नेक्स्ट रूल आ जाता है हमारा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेस्ट। इसका मतलब होता है ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि, ठीक है, ऐसा ना हो कि। लेस्ट जहां पर भी आ रहा है इसी के साथ साथ हम शुड का इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस में आगे चलकर, और इसकी जगह या फिर अदरवाइज। लेस्ट अगर आ रहा है सेंटेंस में तो शुड का इस्तेमाल करेंगे या फिर अदरवाइज का इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस की फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये है एक, रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन। लेस्ट आ गया है, इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस कमांड के अकॉर्डिंग लेस्ट के साथ शुड या फिर अदरवाइज आना चाहिए था, लेकिन रन फास्ट लेस्ट यू विल मिस द ट्रेन, ये क्या मतलब हुआ, सेंस भी नहीं बन रही है, और लेस्ट अगर है तो शुड का भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो सेंटेंस में एरर है भाई यहां पर कहीं ना कहीं। तो इसके फॉर्मेशन क्या बनेगी, रन फास्ट लेस्ट, तेज दौड़िए कहीं ऐसा ना हो कि, रन फास्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ऐसा ना हो कि कहीं तुम ट्रेन ना मिस कर दो, तेज दौड़िए। तो ठीक है, रन फास्ट लिस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी। लिस्ट आ रहा है तो शुड का इस्तेमाल होगा, अदरवाइज मिस द ट्रेन, तेज दौड़िए नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी, इसका मतलब ये होगा। अदरवाइज नहीं तो के रूप में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर लास्ट है, वैसे तो बहुत रूल है कंजक्शन के अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने रखा है। अनटिल अनलेस होता है, अनटिल अनलेस का मतलब होता है जब तक। अब इनका इस्तेमाल कहां कहां पर करना है और कहां कहां पर नहीं करना, बहुत सारी एरर, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों से रिलेटेड। अनटिल अनलेस जो है, सॉरी अनटिल और अनलेस जो है, इनका इस्तेमाल कभी भी नोट से पहले नहीं होगा, ठीक है। अनटिल अनलेस का इस्तेमाल नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नोट से पहले इनका इस्तेमाल नहीं होगा, याद रखिएगा। साथ ही अनटिल अनलेस के बाद कभी भी किसी भी सेंटेंस में विल वुड शैल, विल वुड शैल फ्यूचर की बात हो रही है, का इस्तेमाल नहीं होगा। अनटिल अनलेस के साथ ना तो नोट का इस्तेमाल होगा और ना ही विल वुड नोट आएंगे अनटिल अनलेस के बाद, समझ गए ना। सेंटेंस देख लेते हैं, नोट करिएगा इस चीज को।
अंटिल द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। दिख रहा है आपको, अंटिल द ट्रेन, अंटिल आ गया, द ट्रेन विल नॉट गेट द सिग्नल इट विल नॉट रन। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता वो चलेगी नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगी। लेकिन क्वेश्चन में अंटिल तो आ गया, जब तक तो हमने मतलब निकाल लिया, इसका मतलब होता है जब तक। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग तो सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा, क्योंकि यहां पर हमारा अंटिल तो आ गया, लेकिन अभी अभी मैंने आपको बताया अंटिल के बाद विल वुड शैल का प्रयोग नहीं होगा, तो ये विल है, मतलब यहां पर एरर है। और साथ ही आपको एक और चीज बताई थी कि अंटिल अनलेस के साथ कभी भी नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, तो यहां पर नोट है, मतलब यहां पर भी एरर है। तो सेंटेंस के इस वाले पार्ट में एरर हमें नजर आ गई है। ठीक है, अंटिल की जगह चाहे अनलेस होता, वहां पर भी विल या फिर नोट का इस्तेमाल नहीं होता। सेंटेंस को सही कैसे बनाएंगे, अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल इट विल नॉट रन। ठीक है फ्रेंड्स, विल यहां पर इस्तेमाल होगा, ना कि यहां पर होगा। अंटिल के बाद, एग्जैक्ट बाद या फिर अनलेस के एग्जैक्ट बाद विल वुड शैल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अंटिल द ट्रेन गेट्स द सिग्नल, जब तक ट्रेन को सिग्नल नहीं मिलता, ही विल नॉट रन, वो चलेगी नहीं, चलेगी विल, फ्यूचर की बात हो गई है। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्मेशन बनेगी। समझ गए अंटिल अनलेस का मतलब, तो ये पूरा फॉर्मूला है। तो फ्रेंड्स एक बार और थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा दूं, लिख लीजिएगा अंटिल अनलेस के बाद नोट का इस्तेमाल नहीं होगा, अंटिल अनलेस के बाद विल वुड शैल का इस्तेमाल नहीं होगा। जहां पर भी हार्डली आ रहा है वैन का इस्तेमाल होगा, नो सोनर अपने साथ देन लेकर आएगा, स्क्रेसली अपने साथ वैन लेकर आएगा। समझ गए, कुछ रूल ये पर है हमारे, नॉट ओनली बट ऑल्सो लेकर आएगा, एज वेल एज दो प्रोनाउन, दो नाउन को जोड़ेगा, बोथ एंड एक साथ इस्तेमाल होंगे। समझ गए, साथ ही आइदर और इस्तेमाल होगा एक साथ, नाइदर नोर एक साथ इस्तेमाल होंगे, आइदर अपने साथ और को लेकर आएगा, नाइदर अपने साथ नोर को लेकर आएगा। समझ गए, साथ ही रूल एक और है, टी डबल ओ अगर सेंटेंस में आ रहा है तो अपने साथ टी ओ को लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि टी डबल ओ आ गया और आपने आगे दैट लगा दिया, गलत हो जाएगा। टी डबल ओ अपने साथ हमेशा टू को लेकर आएगा, और जो टू का इस्तेमाल करेंगे वैसे तो जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहां पर आपको चार ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना होता है। लेकिन फिर भी आपको बता दूं, लेकिन अगर आप सेंटेंस बनाने बैठोगे तो जो वो टू आएगा, टी ओ अगले वाला, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इस्तेमाल होगा, और जो सो है वो अपने साथ हमेशा दैट लेकर आएगा, सो दैट लेकर आएगा। जैसे कि ये इट इज सो हॉट दैट वी कैन नॉट गो आउट, और टू का इस्तेमाल इट इज टू हॉट टू गो आउट। ठीक है, अब बस यही फॉर्मूले हैं, और बाकी हमारे ये चीजें जो कि एक साथ इस्तेमाल होती हैं, लिस्ट के साथ अदरवाइज भी हो सकता है, अदरवाइज भी इस्तेमाल हो सकता है, हार्डली, व्हेन, स्केर्सली, व्हेन, नो सूनर देन, एज सच दैट, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और नाइदर नोर, नो शो दैट। तो ये इस्तेमाल होते हैं। और भी बहुत सारे रूल हैं, लेकिन फ्रेंड्स फिलहाल ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया, क्योंकि हमारी है सुपर फास्ट मैराथन, ना कि महा मैराथन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरे फंडा रहने वाला है। अब आपके कुछ और टॉपिक बच गए यार, जिन लोगों ने डिमांड की थी। एक तो आपका बच गया इडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, इडियम फ्रेज जिसको हम प्रोवर्ब भी बोलते हैं, उसकी एक लिस्ट जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, वे टू सक्सेस के टेलीग्राम ग्रुप में डाल रहा हूं, चेकआउट कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर जाइएगा, वे टू सक्सेस सर्च करिएगा, ज्वाइन कर लीजिए, सभी पीडीएफ आपको दिख जाएंगे, वहां से उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वो तो पढ़ने वाली ही चीज है। वैसे भी वोकैबुलरी का वीडियो ऑलरेडी आपको दे ही चुका हूं, स्पेशल एसएससी क्लासेस के नाम से चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वोकैबुलरी वाला वीडियो वहां से देख लीजिएगा। एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर हो जाएंगे, स्पेलिंग टेस्ट भी हद तक वहीं पर कवर हो जाएगा, क्योंकि वो सभी स्पेलिंग्स उसमें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है। स्पेलिंग टेस्ट यहाँ पर कवर हो गया, कंजक्शन कवर हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस कवर हो गया, साथ ही सबसे पहले हमने कौन सा किया था, मॉडल्स कवर हो गया, और भी सबसे पहला टॉपिक कौन सा था यार, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, सबसे पहले नरेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वो हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब आपका आर्टिकल बच गया, थोड़ा सा इसको कवर कराने की सोचूंगा, लाइव वगैरह करने की कोशिश करूंगा स्टडी बाय सेल्फ पर, या फिर एक दो और बेसिक टॉपिक बच गया। बस कहने को तो बहुत कुछ बच गया, क्योंकि 3-4 महीने तो लगते ही हैं एग्जाम के लिए, अगर कोई बिगिनर कैंडिडेट है उसको पढ़ने में। लेकिन अगर कोई रनिंग स्टूडेंट होगा, 4 महीने दबा के प्रिपरेशन करी होगी, तो वो आसानी से इन चीजों को एकदम से पकड़ गया होगा। और लेकिन जो बिल्कुल बिगिनर कैंडिडेट हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें ही उसको केवल कवर करनी थी, तो ऑब्वियसली वो तो मैंने कवर करा दी, उस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स,
क्लास को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बड़ा वीडियो हो चुका है, बहुत लेंथी वीडियो हो चुका है। आई होप आपने यहां तक देखी होगी। जिन लोगों ने वीडियो को यहां तक देख लिया है थम्स अप दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि भैया मैंने वीडियो को यहां तक देखा है। पता तो चले यार कितने लोग सीरियस हैं प्रिपरेशन में और इतनी जबरदस्त डिमांड आने के बाद। और हाँ फ्रेंड्स, बुक्स आ चुकी हैं जनरल अवेयरनेस की, स्टॉक अवेलेबल है दोनों ही बुक का। ये वाला बुक की बहुत ज्यादा डिमांड आ रही थी तो अभी अभी स्टॉक रखवा के आया हूं गोडाउन में। स्पेशल जो इसमें दिया हुआ है लास्ट के 50 पेज पर स्टैटिक जीके, इसको कवर कर लीजिएगा, एग्जाम से पहले काम आएगा। बाकी अंदर भी इंपॉर्टेंट है। और ये वाला वीडियो जिनका, ये वाला बुक, वीडियो आ रहा है दिमाग में, ये वाला बुक जिनका एग्जाम थोड़ा लेट है 10-15 दिन बाद, तो वो इसके सभी टॉपिक वाइज क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, आपको बहुत अच्छा स्कोर निकल के आएगा एग्जाम में। दोनों ही बुक के ऑनलाइन परचेज करने के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट पे से आप परचेज कर सकते हैं या फिर ऑफलाइन ऑलमोस्ट मार्केट में अवेलेबल ही है हर जगह। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने साथ शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।